Hi everyone. Today we have a lecture on infectious disease. My name is Rana Kamran Mahmood. I will welcome all of you from the platform of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. I'm the lead of BCPS in the Giving Back to Pharmacy in Pakistan team. Today is our lecture on infectious disease, part one. It will be conducted by Dr. Muhammad Rehan Khan with Dr. Sidra. And I hope Dr. Sidra would be there, but still she's not with us, but she's involved in preparing with Dr. Rehan Khan. So Dr. Rehan Khan, he's currently working in Shaukat Khanum Hospital, Lahore as an assistant manager, and he has passed his Form D from Punjab University, and he is already the BCPS certified, and he passed his master's as well in pharmacology. So I will give, I will allow Dr. Rehan Khan to start his presentation. So Dr. Rehan Khan, you may start. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Kamal bhai, for your kind introduction. अच्छा, पार्टिसिपेंट कितने आ गए हैं? 14 हैं. अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि आज के सेशन को जितना सिंपल मैं रख सकूं सिंपल रखूं, सो दैट कि आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाए. क्योंकि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए, तो इट्स मीन आप लोग एडवांस स्टडीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को खुद से, हमारा योगा के इन इन जो एजुकेशन सेशंस का इनका पर्पज़ ये है कि आप लोगों को एक थोड़ा एक्सपोजर दे देना, आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स समझा देना. फर्दर आप जब गो थ्रू करोगे, लिटरेचर सर्च करोगे, ये सारी चीज़ें, तो आप बेहतर उस पर कर सकोगे. तो कोशिश यही होगी कि इन सेशंस के थ्रू आपका एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिवैम्प कर लिया जाए कि ये इसमें क्या क्या है. आपको एक थोड़ी सी ओरिएंटेशन, एक्चुअली इन क्लासेस का पर्पज़ यही है कि आपको एक कॉमन ओरिएंटेशन दे दी जाए. और मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे इसके अंदर आपको एज सुन एज पॉसिबल चीज़ों को रैप अप करूँ और आपके लिए बेहतर इजी वे में एक्सप्लेन करूँ. मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक ओरिएंटेशन, क्योंकि देखिए जो वो चीज़ जो आप पढ़ेंगे खुद से, जिस पे आप वर्क करेंगे, वो बेहतर आपको समझ आएगी और आप बेहतर कंसेप्ट्स डेवलप करेंगे. हमारा पर्पज़ ये होता है कि आपको एक थोड़ा सा एक गो थ्रू दे देना इन चीज़ों का. तो डिस्क्लोजर मेरा यही है कि बेसिकली फार्मेसी सीपी की बुक को ही हम फॉलो करेंगे उसी से, और दरमियान में थोड़े बहुत मेरी कोशिश होगी कि प्रैक्टिस पर्ल्स को ऐड किया जाए. जो मेरी प्रैक्टिस हैं, प्रैक्टिसेस को सामने रख के थोड़ा सा उस किस्म की चीज़ें ऐड कर दी जाए जो हम प्रैक्टिसेस में, कॉमन प्रैक्टिसेस में हम देख रहे होते हैं. वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ. तो अच्छा, इसमें जो मेन है कि टॉपिक जो आप मेन कवर करेंगे, उसमें अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होगा, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, इसी में फिर डायबिटिक फुट आ जाता है, आपके ऑस्टियोमाइलिटिस आ जाता है जिसमें बोन इन्वॉल्व हो जाती है. जब ब्लड ब्रेन बैरियर की इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें मेनिंजीज इनको कहते हैं, उनमें मेनिंजाइटिस हो जाता है या ब्रेन एब्सेस है, इसको थोड़ा सा टच करेंगे. फिर कार्डियक सीवीएस की जो इन्फेक्शन है, स्पेशली एंडोकार्डाइटिस, इसको टच करेंगे. पेरिटोनाइटिस इस चीज़ पे, सी डिफ इन्फेक्शन को, और सी जो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस को. तो मेरी कोशिश होगी कि इन सब को, क्योंकि ये देखें काफ़ी वास्ट उस पे है, एक डाइवर्जेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है. तो मेरा होगा कि मैं आपको साथ बेसिक्स शेयर करता जाऊँ, आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन हर एक टॉपिक की, हर एक डिजीज़ की देता जाऊँ. तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि यार मैं उस पर जाऊँगा कि यार जब नमूनिया नमूनिया क्या होता है, सिंपल यार एक याद रखें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स. नमूनिया नमूनिया बेसिकली लंग्स की इन्फ्लेमेशन, लंग की इन्फेक्शन जो होती है उसको हम नमूनिया कहते हैं. नमूनिया में यही होता है कि आपके नॉर्मल जो एक्सरे पे लंग्स होते हैं क्लियर होते हैं, लेकिन इसमें कोई इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं, कंसोलिडेशन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि लंग इन्फेक्शन है, जिसको हम नमूनिया. अब ये कंसोलिडेट जो होते हैं टिपिकल भी हो सकते हैं कि किसी एक साइड पे बड़ा सा पैच होगा, इस किस्म का कोई आपको मिलेगा, कंसोलिडेशन मिलेगी, कंसोलिडेशन की टर्म यूज होती है. या फिर वो स्कैटर्ड छोटे छोटे ही वो हो सकते हैं, पैची, स्कैटर्ड पैची बायलेटरल हो सकती है जो ज़्यादा एटिपिकल में होती है. या फिर ये भी हो सकता है ग्राउंड ग्राउंड ग्लासिंग भी हो सकती है, नोडुलैरिटी भी हो सकती है, डिफरेंट किस्म की. अब नमूनिया बैक्टीरियल नमूनिया भी हो सकता है. बैक्टीरियल नमूनिया में टिपिकल, एटिपिकल, एटिपिकल बग्स के अंदर आपके माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं,
और माइकोबैक्टीरियम आ जाते हैं, जिसमें माइकोबैक्टीरियोक्रोसिस, लीजियनेला, जिनकी सेल वॉल बेसिकली नॉर्मल नहीं होती है, तो ज़्यादातर एटिपिकल उसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं, ये भी ज़्यादातर एटिपिकल के अंदर आती हैं जितनी भी हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा एस्परजिलस सबसे कॉमन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर होती है। इसके अलावा जो होती है आपकी जो म्यूकोर होती है ज़्यादा कोविड में, स्पेशली इंडिया में पोस्ट ये जो डेल्टा वायरस था जिसमें हाई डोज स्टीरॉयड यूज़ की गई, उसके बाद देखा गया कि ब्लैक फंगस का, इवन दो वाइट उसमें होती है लेकिन ब्लैक फंगस का बड़ा जिक्र आया, म्यूकोर माइकोसिस उसने इन्फेक्शन की है। सर्टन सिनेरियो में आपकी नीमोसिस्टिक जेरोवेकी जो होता है वो करता है, वो हेजीनेस बेसिकली जो होता है वो इस किस्म की चाक इन्फेक्शन करता है, और ग्राउंड ग्लासिंग करता है। इसके अलावा वायरल आपको पता है कोविड H1N1 हो गया, इस किस्म के डिफरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली क्या आप चीज़ें देख रहे होते हैं, फीवर को देख रहे होते हैं, TLC को देख रहे होते हैं, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है इन नेचर, लेकिन उसमें होता यही है कि जो CRP है इसमें यानी कि आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है। ये इन्फ्लेमेशन कोई भी वजह, इन्फ्लेमेशन कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, कोई ऐसी चीज हुई है तो उसमें CRP रेज हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में, इवन कोविड के अंदर भी हम CRP को देख रहे होते थे। तो CRP इंप्रूव होना ये शो करता है कि इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चाहे वो इन्फेक्शियस है चाहे वो नॉन इन्फेक्शियस है वो कम हो रहा है। अबू जी, अबू, अबू वॉमिटिंग करनी पई है इधर आ। एक मिनट सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सर, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अपॉलॉजीज, मेरी असल में वाइफ ड्यूटी पे और मेरी बेटी बीमार है, उसके साथ था। उस्मान बेटा इसको पानी ला दो। अच्छा, उसमें CRP बेसिक, अच्छा प्रोकैल्साइटोनिन जो होता है ये थोड़ा सा बैक्टीरियल स्पेसिफिक होता है, जनरली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डिफरेंशिएट करना हो तो उस केस में भी प्रोकैल्साइटोनिन का यूज़ किया जाता है। तो प्रोकैल्साइटोनिन जो होता है ज़्यादातर जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के स्पेसिफिक होता है। ये इन चीज़ों में इसका होता है। अच्छा, ग्लैक्टोमनान जो होता है ये बेसिकली यूज किया है ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन, फंगल में भी इसका ज्यादा होता है। एस्परजिलस के अंदर जो एस्परजिलस की इन्फेक्शन होती है उसमें ग्लैक्टोमनान रेज्ड होता है। इसी तरह बीटा डी ग्लूकेन BDG होता है, ये ज्यादातर होता है हम जो कैंडिडा इन्फेक्शन होती हैं उनमें रेज्ड होता है। जुमर बेटा मुझे टिश्यू दे दो। उसके अंदर ये रेज होता है ज्यादा। तो जनरली यहाँ पे आपको फंगल सस्पेक्ट कर रहे हो, स्कैन वगैरह में ऐसा आप नहीं करा पा रहे, किसी वजह से भी है, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कल्चर वगैरह नहीं मिल रहा, कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है, तो ये फंगल मार्कर्स बाज औकात हेल्पफुल होते हैं। प्रोकैल्साइटोनिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बैक्टीरियल उसमें होता है। CRP नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस दोनों केसेस के अंदर। बाकी TLC वगैरह तो आपको पता है। बैक्टीरियल में ज्यादातर WBC काउंट रेज होता है, WBC के अंदर भी न्यूट्रोफिल काउंट रेज होता है ज्यादातर बैक्टीरियल। वायरल के अंदर लिम्फोसाइट्स ये ज्यादा होते हैं। तो सर्टन इसमें ये भी होता है कि वायरल के साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसके अंदर ये रेज होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बेसिक मैंने बता दिया, नेक्स्ट मैं इस पे चलूंगा। अच्छा, नमूनिया की जब बात आती है, नमूनिया के अंदर जो होता है उसमें कि वैसे तो उसमें होता है कि मैंने जैसे पहले बताया कि टिपिकल एटिपिकल भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से एक दफा आएगा। लेकिन जनरली होता है इसमें हम दो चीजें देख रहे होते हैं कि जो नमूनिया है, जब भी पेशेंट आता है तो हम एक चीज, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जब भी हम मेडिकेशन नमूनिया वो मेंशन करते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज देख रहे होते हैं कि पेशेंट क्या कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के साथ है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के साथ है।
कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जिसमें हम नॉर्मल कम्युनिटी के अंदर होते हैं, कम्युनिटी के अंदर हमारा एक्सपोजर होता है, तो उसमें जो नमूनिया डेवलप होता है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। लेकिन हाँ, कोई पेशेंट आईवी ड्रग यूजर है, कोई कीमो पे है, कोई डायलिसिस पे है, कोई रिसेंट पास 3 मंथ्स में कोई हॉस्पिटल का एडमिशन रहा है, या कोई ऐसी चीज है, तो उस केस के अंदर जो नमूनिया होता है इसको हम कहते हैं बेसिकली हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती, नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन का जो नमूनिया होता है उसमें अगेन फिर हम जाते हैं कि एटिपिकल नमूनिया, एटिपिकल, ये एक्सरे फाइंडिंग्स पे हम जनरली उस पर करते हैं। तो उसी की बेसिस पे फिर आगे मैं फर्दर उस पर कब स्कोर की तरफ जाऊंगा। बहरहाल होता है ये कि उसमें फिर होता है कम्युनिटी में भी कि सीवियर है, नॉन सीवियर है, हमने इसको ओपीडी के तौर पे ट्रीट करना है या एडमिट करना है, उसके अलावा मैनेजमेंट सारी डिफर कर रही होती है, क्योंकि रिस्क ऑफ बग्स आप फिर वो देख रहे होते हैं कि कौन कौन से बग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह फिर हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है, अगर 2 या 3 दिन इससे ज्यादा की हुई है और उसके बाद जो नमूनिया कहते हैं उसमें कहते हैं हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नमूनिया। उसमें भी जो होता है कि 5 दिन के बाद अगर होता है तो उसको हम कहते हैं थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है कि कोई एमडीआर या इस किस्म के बग्स ना आए हो। इसी तरह वेंटिलेटर पे जो पेशेंट स्विच होता है, वेंटिलेटर पे फॉर एग्जांपल आया था, उसका लंग्स क्लियर थे, लेकिन वेंटिलेटर के स्विच होने के 72 और 48 टू 72 आवर्स बाद जो नमूनिया होगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। वो भी ज्यादातर जो मैनेज होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड की लाइंस पे ही मैनेज होता है। तो वही अगेन फिर बात आ रही है कि एक्सपोजर क्या है, आईवी एंटीबायोटिक यूज इन प्रीवियस 90 डेज, कोई टेंडी हिमोलाइटिक क्लिनिक, ये मैंने सारी वही चीजें अभी आपको बताई हैं कि ये वो कौन से एक्सपोजर हैं जो कि हमें इस तरफ पुश करते हैं कि इसको हमने पेशेंट को रिस्क है कि कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड बग्स ने कैच किया हो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब भी बात आती है एक सिंपल से कि आपसे कोई पूछेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड बग्स कौन से हैं, तो 2 बग्स तो अपनी फिंगर टिप्स पे याद रख लें, सूडोमोनास एरुजिनोसा जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड है, और एक है स्टेफलोकोकस ओरियस, उसमें भी एमआरएस है, मीथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ओरियस। ये 2 बग हैं जहां पे भी आप जाएंगे इनको ज्यादातर एक जिस तरह पैमाना रखा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में। इसके अलावा दूसरे भी आप देखेंगे, स्टेनोट्रोफोमोनास बर्कलडेरिया हो गया, एंटीरोकोकस इन्फेक्शन स्पेशली वीआरई, ये चीजें हम फेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी एक पेशेंट, ये 2 बग हमेशा आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि इनको हमने कवर करना है। तो नेक्स्ट उस पे होता है कि बेसिकली टिपिकल नमूनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, उसमें ये होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन होती है, लंग पैरेन्काइमा, लंग इन्फ्लेमेशन होती है, और ये सारी चीज़ें मैं अगेन आपको ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुरू के अंदर भी। तो एक सिंपल होता है कि यार जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 ml हम ब्रीथ करते हैं, 500 ml हम ब्रीथ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर 20% ऑक्सीजन होती है। 20% ऑक्सीजन जो उसमें होती है, तो उससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एटलीस्ट 100 ml हमने ऑक्सीजन लिया, तो उससे हम कहते हैं कि जी हमारी सेचुरेशन जो है 100% है। लेकिन ये तो पूरे लंग्स के लिए है, अगर आपकी जो लंग्स है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, कंसोलिडेशन आ गई है, तो लंग का वो सा उसमें गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं रहती। तो उससे होता क्या है कि आपका जो लंग अवेलेबिलिटी है, एरिया अवेलेबिलिटी, वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसके लिए आप डिफरेंट फोर्स, वाइटल कैपेसिटी डिफरेंट चीजें आप यूज कर रहे हो, स्पेशली सीओपीडी और इनके अंदर वो आप बॉदर कर रहे होते हैं ज्यादा। लेकिन होता क्या है कि आपके लंग का एरिया कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी की सेचुरेशन को 98% या 95% को मेंटेन, 90% से एटलीस्ट ऊपर मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं, फिर दूसरा मेजर लेते हैं, वो होता है कि लंग्स आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। बेसिकली मेडुला होता है आपका, मेडुला के अंदर वो सेंसिटिव किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जब गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल इंक्रीज होंगे, मेडुला स्टिमुलेट होगा, मेडुला क्या करेगा, आपकी रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा। तो नमूनिया का पेशेंट जनरली क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट, हमारे बच्चों को इसलिए देख रहे होते हैं कि टेकिपनिक हो रहा है तो कहीं यार कराओ, देखो इसको लंग को साउंड स्टेथ के थ्रू सुना जाए क्या चल रहा है, वीजिंग है, कहाँ कंसोलिडेशन है, क्या है। फिर साथ में रेडियोलॉजिकल होता है, एक्सरे होता है, एक्सरे से ज्यादा बेहतर फिर आपके पास सिटी स्कैन होता है। सिटी स्कैन पे आप ज्यादा बेहतर चीजों को जज कर पाते हैं। बट अगेन एक कम्युनिटी एक्वायर्ड पेशेंट के अंदर हम इतना ज्यादा नहीं भागते, उसमें बस सिंपल होता है कि एक्सरे अगर तो हमें लग रहा है कि स्फीयर एक्सरे, अदरवाइज जनरल हम मैयर जिसमें उस पे करके उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैंने शुरू में इसमें बताया था कि इसमें ना जो कम्युनिटी क्वाड में जब भी पेशेंट आता है तो एक सिंपल सा स्कोर होता है जिसको हम कहते हैं कर्ब 65 स्कोर होता है। कर्ब 65 में ये होता है कि अब देखें, हम सारे अल्लाह ताला ने हमें सेहत भी दी है, बट हमने सब जिंदगी की किसी फेज में इन्फेक्शन के थ्रू गए होते हैं। जब भी आपको सीवियर इन्फेक्शन होती है, आप हाइपोग्लाइसीमिक इस तरह होते हैं, आप
ड्राउजी, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो तभी आप होते हैं जब आपकी इन्फेक्शन सीवियर होती है। अदर देन दैट तो हम फीवर के अंदर नॉर्मल फिर रहे होते हैं। कोविड जब बहुत सीवियर था तो उस केस के अंदर ही हमारी ये कंडीशन आती थी। इसी तरह ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, आप जो होते हैं बेसिकली जब सीवियर इन्फेक्शन होती है उसके अंदर हाइपोटेंसिस होते हैं, तो उसमें आपका बन भी रेज होता है और ये चीजें होती हैं। आपका मैंने जिस तरह पहले बता दिया कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, इसी तरह ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। आप हाइपोटेंसिव होते हैं। हाइपोटेंसिव की तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो 90 से या डायस्टोलिक 60 से, या दोनों बेस लाइन से 30 नीचे ड्रॉप कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन है। इसी तरह एज 65 है। तो ये सारे हम बेसिकली अब स्कोर होते हैं, जनरली इजी स्कोर होता है कैलकुलेट करने से, होता है कि आपको थोड़ा सीवियरिटी का अंदाजा हो जाए, जिसमें कोई सीवियरिटी की आपने किस किस तरह उस पर आउट पेशेंट भी ट्रीट करना है, किस तरह आपने किन सिनेरियोज में इसको एडमिट करना है। इसके अलावा नमूनिया सीवियरिटी इंडेक्स है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जनरली हम कर्व को ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। दूसरा फिर ये चीज़ आ जाती है, जब भी आप ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो उसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि आपने पेशेंट आ गया, आपने पेशेंट को रूल आउट करना होता है कि पेशेंट की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज के लिए आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो सिंपल याद रखें, 0 to 1 स्कोर है। कोई कोमॉर्बिडिटीज के अंदर क्या है, पेशेंट को कोई सीओपीडी तो नहीं है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज तो नहीं है, पेशेंट को कार्डिक इशू तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटिक तो नहीं है, उसमें फिर मैनेजमेंट डिफरेंट होगी, मैं बताऊंगा। तो जब भी बात आती है ओरल एंटीबायोटिक्स की, तो ओरल एंटीबायोटिक्स जनरली अगर आप आईडीएस से गाइडलाइन उसमें जाएंगे तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन हमेशा फर्स्ट लाइन होती है, और 5 to 7 डेज के लिए इसके साथ ट्रीटमेंट इसकी की जाती है। ठीक है, बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बट हमारे सिनेरियो जिस तरह हमारे जो पाकिस्तान के अगर एंटीबायोग्राम देखें, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको एक थोड़ा डिटेल नॉलेज दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ मैक्रोलाइड जो है वो जो हमारे स्टेप्स हैं उनके अंदर, स्टेप निमोनियन के अंदर बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, क्योंकि मिस यूज की वजह से हमारी तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा है। हमारे पास इसकी सेंसिटिविटी मेरे ख्याल में कोई अभी 30 to 40% है। तो इस सिनेरियो के अंदर एजिथ्रोमाइसिन अलोन हम यूज नहीं कर सकते। हम फर्स्ट लाइन के अंदर कोमोक्सिक्लेव रखते हैं, और अगर हमें लग रहा हो कि एटिपिकल नमूनिया है तो उसके साथ फिर हम मैक्रोलाइड को ऐड कर देते हैं। और इसी तरह अगर तो पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी है, फिर हम रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स की तरफ जाते हैं। अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूँ कि रेस्पिरेटरी क्विनोलोन क्या है, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे आंसर नहीं कर सकते। रेस्पिरेटरी क्विनोलोन जनरली थर्ड जनरेशन जो क्विनोलोन्स होते हैं, जिसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, ये सारे आ जाते हैं। फिर हो जाता है कि ठीक है जी, नेक्स्ट इस पे हो गया कि ये सारे डिफरेंट इसमें आप यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ी है, कर्व 2 से ऊपर है, फिर आपकी थोड़ी सी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। फिर आप किस तरफ चले जाएंगे, थर्ड जनरेशन कैफ्लोस्पोरिन या फिर एम्पिसिलिन प्लस अल्बेक्टम along with a quinolone और मैक्रोलाइड आप फिर ऐड करके पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह 5 to 7 days along with रेडियोलॉजिकल रेजोल्यूशन और कंडीशन इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें इसमें आप देख रहे होते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि ड्यूरेशन जी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन सिर्फ तब होता है जब पेशेंट के रिस्पॉन्स उस पर, ये क्लिनिकल आपका उस पर होता है। अदर देन दैट जो रिकमेंडेशन है 7 days है। अगर पेशेंट नॉर्मल हो गया, नो नीड टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट। ये वही सारी चीज़ें हैं कि आउट पेशेंट के अंदर मॉडरेट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जनरली रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स हैं अगर उस पर है, तो एम्पिसिलिन, सल्बेक्टम प्लस और सेफ्ट्राक्सोन और सेफ्टारोलिन। अच्छा, सेफ्टारोलिन अभी 5th जनरेशन आई है। इट इज़ अगेन गुड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव्स, एज गुड एज वैंकोमाइसिन, और ग्राम नेगेटिव्स में एज गुड एज जो है क्या कहते हैं सेफ्ट्राक्सोन होती है। ठीक है, बट इनके साथ आपको मैक्रोलाइड या डॉक्सीसाइक्लिन या एक रेस्पिरेटरी क्विनोलोन देना पड़ेगा, क्योंकि एटिपिकल कवर जो है इतना अच्छा नहीं कर सकती हैं। थर्ड जनरेशन द्वारा आपको एटिपिकल कवर करके नहीं देती। एटिपिकल कवर आपको पूछे कि कौन कौन सी एटिपिकल कवर करती हैं, क्विनोलोन स्पेशली जो रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स होते हैं ये एटिपिकल को कवर करते हैं। आपके मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन, कैरिथ्रोमाइसिन, आपकी टेट्रासाइक्लिन एटिपिकल को कवर करती हैं। तो जब भी एटिपिकल बग्स को कवर करना, तो आप इनमें से कोई एक ड्रग लाजमी चूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर फर्दर आपका जनरली होता है कि मैनेजमेंट वेरी कर रही होती है पेशेंट के रिस्पांस और स्पेस पे, लेकिन है कि अगर आईवी एंटीबायोटिक हो तो जनरली आप यही कॉम्बो चूज करते हैं। और उसमें ये भी होता है कि आपने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सूडोमोनास या मर्सा का रिस्क रूल आउट करना होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेके। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई रिस्क फैक्टर लग रहा है कि जिसमें इनका कोई रिस्क है, तो फिर आप इनका कवर लाजमी ऐड करते हैं।
एडिशनल एंटीबायोटिक एक्टिविटी विद मर्सा एक्टिविटी अगेन वही आ जाती है कि प्रायर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन ऑफ मर्सा के पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि उसको पास्ट में मर्सा की इन्फेक्शन हो चुकी है या सूडोमोनास की इन्फेक्शन हो चुकी है या उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो सारी चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट करता हुआ आ रहा हूँ। तो उस केस में फिर आप इनका कवर ऐड करेंगे। जब भी आपने मर्सा का कवर ऐड करना हो तो ग्लाइकोपेप्टाइड्स आपकी चॉइस होती हैं, वेंकोमाइसिन, टाइकोप्लानिन। बट अगेन अगर आप सेफ्टारोलिन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एंटी मर्सा कोई और ड्रग ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मैंने जिस तरह पहले बताया कि वो आपको मर्सा कवर करके देगी। लाइनिजुलेट अब रिसेंट प्रैक्टिस के अंदर ज्यादा बढ़ रही है, कंसिडरिंग कि इसका जो स्टडीज है उसमें यह है कि स्पेशली यूरोपियन स्टडीज, अभी तक जो अमेरिकन स्टडीज हैं उसमें इसमें नहीं है, लेकिन यूरोपियन स्टडीज प्रेफर करती हैं कि उसमें होता है कि जो ग्लाइकोपेप्टाइड्स है वो सर्फेक्टेंट इफेक्ट्स की वजह से इनकी लंग में इतनी ज्यादा कोई अच्छी जो ब्रोंका वगैरह में इतनी पेनिट्रेशन नहीं होती, तो इतनी आइडियल चॉइस नहीं है। रिसेंट तो थोड़ी उसमें है कि इतनी, लेकिन अभी भी जो ज्यादा रिकमेंडेशन आइडिया से कि वो वैंक के साथ ही है। लाइनिजुलेट बीइंग बैक्टीरियोस्टैटिक इतनी प्रेफर नहीं की जाती। दूसरा लाइनिजुलेट की काफी इश्यूज हैं कि ये माइलोस्प्रेसिव इन नेचर होती है, इसकी सीएनएस टॉक्सिसिटीज होती हैं, तो और इसके ड्रग इंटरेक्शंस काफी हैं। इवन दो कि वैंकोमाइसिन इज नॉट अ गुड चॉइस कंसीडरिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, इसके टीडीएम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग वगैरह इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें। बट अगेन स्टिल अभी तक गाइडलाइंस के अंदर ज्यादा वैंकोमाइसिन ही है। अब सूडोमोनास के साथ अगर उसमें कवर करना है तो आपका फिर क्या है, थर्ड जनरेशन में अगर चूज करना हो तो सेफ्टाजिडीन जो होती है वो चूज करती है। अभी रिसेंट सेफ्टाजिडीन एविबैक्टम आई हुई है जो कि सीआरईज वगैरह इनके जो नॉन मेटालोबिटालेक्टेमेजेस हैं उनमें यूज करते हैं। मेटालोबिटालेक्टेमेज इतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन नॉन मेटालोबिटालेक्टेमेजेस में इसको यूज करते हैं। अदर दैट पिप्रासिन, टाजोबैक्टम, सेफीपीन, सेफ्टाजिडीन मैंने जिस तरह बताया, इमीपेनम, मेरोपेनम, एस्ट्रियोनाम यूज करते हैं। इमीपेनम स्लास्टेटिन के साथ होता है क्योंकि इमीपेनम की हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है किडनी का, वो ब्रेक डाउन कर देता है, तो स्लास्टेटिन इमीपेनम को प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा सा आपसे कोई पूछ ले कि स्लास्टेटिन साथ में क्यों होता है। एस्ट्रियोनाम जो होती है मोनोबैक्टम है, और रिसेंट जो स्टडीज हैं वो रिकमेंडेशन एस्ट्रियोनाम प्लस सेफ्टाजिडीन एविबैक्टम अगर आप यूज करें तो आप जो है ये मेटालोबिटालेक्टेमेज के साथ जो इन्फेक्शन स्पेशली जो एनडीएम होता है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर वही नोजोकोमियल, वैप, हैप, ये सारी वही चीजें हैं जो मैं आपको वही बता रहा हूँ। कुछ स्टडीज हैं कि जी आपको जहाँ पे डाउट हो तो नेजल पीसीआर करा लें। नेजल बाजू का जो कोलोनाइजर होते हैं उनका रोल होता है इन्फेक्शन के दौरान, उसमें बर्सा पॉजिटिव है तो उसको भी आप फिर ट्रीट करें। ये सारी चीजें उसमें चल रही होती हैं। फिर वही सारी चीजें हैप और वैप का डिफरेंट उस पे है। वैप के अंदर थोड़ा बहुत कुछ स्टीरॉयड्स हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने स्टीरॉयड्स यूज करने हैं। वीक उसमें रिकमेंडेशंस हैं। और वही होता है कि आपने फर्दर जो डोजिंग होती है, पेशेंट हमेशा, जब भी पेशेंट, हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब क्रिटिकल केयर में पेशेंट होता है जनरली पेशेंट की आरएफटीज या एलएफटीज ये कंप्रोमाइज होते हैं, तो जहाँ भी हो आपने रीनल डोज एडजस्टमेंट लाजमी करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, जब भी हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है आपने सूडोमोनास और जो है मरसा इन दोनों को लाजमी कवर करना है। और फर्स्ट लाइन ये होता है कि आप कल्चर्स भेजेंगे और कल्चर्स की बेसिस पे जो डेफिनेट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ज्यादा सीवियर केसेस में हम देखते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल रिस्पांस ना हो रहा तो हम पे ब्रोंकोस्कोपी की तरफ जाते हैं, बैल कराते हैं, बायलेटरल एल्वियोलर लिवाज कराते हैं। उसमें जो कल्चर्स होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्पूटम। वहीं पे आपकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। डिफरेंट उस पर आप थोड़ा सा एक आइडिया आपको हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फेक्शन इस तरह फंगल है या उस पर, तो भी आपको आइडिया हो जाता है। साथ में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को हम आप रिस्पॉन्स को लिए भी कर होते हैं, एक्सरे अगर इंप्रूव हो रहा है या वर्स हो रहा है तो उसके मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होती हैं वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं। यही जो मैंने पहले बताया, अगर 5 दिन से ज्यादा का हो गया है तो उस केस में फिर एमडीआर का रिस्क ज्यादा होता है, तो उसमें फिर आप डुअल एंटी सूडोमोनल कवर के लिए जाते हैं। वैसे एक चीज बताऊं, प्रैक्टिस के अंदर अभी तक ये नहीं कि सूडोमोनास आता है एमडीआर हमारे पास, लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हमें तंग नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर जब भी आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाएंगे आपको ज्यादा मसला आता है एंटीरोबैक्टीरियासिस से, क्लैप्सिला नमूनी से, इकोलाई, ये जब आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। सूडोमोनास में रेजिस्टेंस है, बट अगेन हमारे पास जो कार्बापेनम्स है उनकी परफॉर्मेंस अराउंड 90% इतने तक सेंसिटिविटी है। बट ये सेंसिटिविटी ड्रॉप होके चली जाती है 80s में, और 75 इसमें जब चली जाती है जब हम इकोलाई और क्लैप्सिला की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रीटमेंट यही होता है कि जब 5 दिन जैसे ज्यादा होता है एमडीआर का रिस्क होता है तो फिर डुअल एंटी सूडोमोनल कवर के साथ आप जाते हैं, सो दैट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनी एमडीआर, और आप उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। डुअल के अंदर जब भी होता है तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि एक बीटा लैक्टम के साथ एक आप नॉन बीटा लैक्टम आप ऐड करते हैं। नॉन बीटा लैक्टम्स के अंदर
जो आपकी होती हैं ये कोलिस्टिन को यूज करते हैं, आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को यूज कर रहे होते हैं जब भी नॉन बीटा लैक्टम्स की बात आती है। उस कुछ सिनेरियोज में ये भी है जैसे मैंने बताया कि सेफ्टाज़ोलिन प्लस एस्ट्रियोनाम, ये कॉम्बो भी एस्ट्रियोनाम को दूसरे बीटा लैक्टम्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सर्टेन सिनेरियोज में आप वीआरई के केस में देखेंगे कि सेफ्ट्राक्सोन प्लस no सॉरी वीआरई नहीं कह रहा, ई फेकियम ई फिकैली, स्पेशली ई फिकैलिस के केस में आप दे रहे होते हैं एंडोकार्डाइटिस, ये स्पेशल आगे डिस्कस करूंगा, उसमें डुअल की तरफ भी जा रहे होते हैं फायदा उठाते हैं क्योंकि ये कुछ बग्स में ये बैक्टीरिया साइड एंटीरोकोकस में ये बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टम्स होते हैं ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात अब दो यूज करते हैं। सेफ्ट्राक्सोन जो होता है वो 3-4 सॉरी 1-2 पेनिसिलिन का जो बाइंडिंग प्रोटीन की जो 1 और 2 साइट होती है उस पर करता है और 3-4 पे जाके एम्पिसिलिन करता है, तो उस तरह भी आप साइनर्जिस्टिक इफेक्ट लेते हैं, या फिर आप कोलेस्टिन या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऐड करके साइनर्जिस्टिक इफेक्ट लेते हैं और बेटर क्लीन की तरफ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स और एमडीआर अगेन वही आ जाता है कि आपका क्या होता है, एंटीबॉडी एक्सपोजर है, मोर देन 5 days है, हाई रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, अब मैं अगेन वही रिपीट करूँ, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोग्राम ग्राम नेगेटिव्स के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है, वी आर दैट मच लकी, स्पेशली एंटीरोबैक्टीरियसी है वो अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा जिस तरह कह सकते हैं कि बड़ा थ्रेट फेस कर रहे हैं हम इससे, और सेप्टिक शॉक वगैरह ये सारी चीज़ें अगर सिनेरियो है, एक्यूट रीनल रिप्लेसमेंट, अगेन ये वो सारे सिनेरियोज हैं। इसी तरह ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं जिनका प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे या प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से उनके अंदर एमडीआर का रिस्क ज्यादा होता है। अच्छा, साथ में ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हैं, मैं क्विक गो थ्रू करूंगा क्योंकि अगेन टाइम थोड़ा सा मेरा उस पे है। मैंने अपनी बेटे को भी हॉस्पिटल लेके जाना है। पुल्मोनी एम्बोलिज्म बेसिकली सॉरी पुल्मोनी एम्बोलिज्म पी एक पेशेंट का उन्होंने वैसे नाम 56 ईयर ओल्ड मैन हु कम्स टू क्लिनिक विद 3 day हिस्ट्री ऑफ फीवर, चिल्स, प्लूराटिक चेस्ट पेन, एमएलएस, प्रोडक्टिव कफ इन द क्लिनिक। हिज टेम्परेचर, अब दो चीजें हम देखते हैं, एज 65 है यानी कि 65 से कम हो गया, टेम्परेचर 102 है। हिज चेस्ट रेडियोग्राम रिवील्स कंसोलिडेशन इन द राइट लोअर लोब। अब ठीक है, कंसोलिडेशन इन द राइट लोअर लोब में, बायलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल है। हिज व्हाइट सेल काउंट इज 14, WBC भी है, other laboratory values are normal. He is given a diagnostic of community acquired, but he has not received antibiotic in last 5 years, has not chronic basically disease, कोई ऐसी चीज नहीं है, हेल्दी पेशेंट है, एक नॉर्मल पेशेंट है, तो उसमें अब क्या देंगे, लीवोफ्लॉक्सासिन नो, क्योंकि देखें इसमें तो कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। इसी तरह पेशेंट जो है इसको ट्राइमिथोप्रिम सल्फा या ऐसी कोई दवाई भी नहीं दे सकते हैं, देखिए कोट्राइमोक्साजोल की जरूरत ही नहीं है, क्यों ट्रोमाक्साजोल पेशेंट को दें, ठीक है। इसी तरह सेफ्यूरोक्साइम की भी कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो उसकी भी नहीं है कि आप क्यों उसमें ऐसा जो, वैसे भी सेफ्यूरोक्साइम की इतनी आइडियल नमूनिया वगैरह के लिए जनरली आप स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जिसमें यूज कर रहे होते हैं। हाँ, अब कौन सी ऑप्शन बच जाती है, वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। वेरी गुड, कोशिश किया करें साथ साथ जो मैसेजेस हैं यहाँ पे आप अपना आंसर ड्रॉप कर दिया करें। दोबारा डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन अगर लिखी होती तो वो फर्स्ट लाइन होती, लेकिन हाँ मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि आपने हमारा एंटीबायोग्राम उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको सारा बताया उसमें फर्स्ट लाइन यही बनती है। थैंक यू। अच्छा, अब दूसरा फिर आ जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरली वही उसमें थोड़ा सा आगे सुनने करके दिया है कि देखें डिफरेंट इसमें होता है एंटीबायोटिक, जैसे मैं बहुत ज्यादा डिग डीप इसमें नहीं करूंगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जब भी बात आती है डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, या तो बाइंडिंग साइट चेंज हो जाती है जिसमें मैंने आपको बताया कि मरसा जो होता है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को चेंज करता है, इसी तरह जो एंटीरोकोकस होता है वो भी पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट को या वेनकोमाइसिन बाइंडिंग साइट को ही चेंज कर देता है। इसी तरह कुछ केसेस में जो होता है वो एंजाइम जैसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि जिसमें बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम है आपकी मेन। इसी तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम्स होते हैं, वो सर्टेन वीआरईज ये भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिनके केस में हम जेंटामाइसिन रेजिस्टेंस ये चीज देख रहे होते हैं, या डिफरेंट इस किस्म की। इसमें होता है कि वो जनरली या तो इननेट रेजिस्टेंस होती है, जिस तरह जो स्टेनोट्रोफोमोनास है वो बीटा लैक्टम से इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है, तो उसमें वो ऑलरेडी एक चीज मौजूद है। इसी तरह वेंकोमाइसिन जो है वो ग्राम नेगेटिव इतना बड़ा ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, वो ग्राम नेगेटिव के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, तो जितने ग्राम नेगेटिव है वो इंट्रिंसिकली वेंकोमाइसिन से रेजिस्टेंट है। इसी तरह जो सूडोमोनास है वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है सेफ्ट्राक्सोन और बाकी से। तो ये थोड़ा सा कुछ होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं जिसमें म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशन जिस किस्म के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरा लेता है और वो उसे यानी कि आपने पढ़ा होगा डिफरेंट उसमें ट्रांसडक्शन के थ्रू या इसके डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू
वो जीन स्पेसिफिक ले लेता है, वो प्लाज्मिड्स या ट्रांसपोसोम्स या इंटेग्रान्स ले लेता है, और उससे क्या होता है वो रेजिस्टेंस जीन एक्वायर करके प्रोडक्शन शुरू कर देता है। ये होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जब एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया से वो जेनेटिक लिंक के थ्रू वो जीन ट्रांसफर कर लेता है, या कोई वायरल उसमें इन्वॉल्व करके ये चीजें ले लेता है। उसके बाद होता है वर्टिकल, कि अपने बच्चों को वो जीन ट्रांसफर डिवाइड करके, उन जीन्स को डिवाइड करके अपने बच्चों को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। नेक्स्ट इसी तरह फिर डिक्रीज अपटेक होती है। डिक्रीज अपटेक्स के अंदर वही होता है कि जो मसलन जो पोरेंस होते हैं से ज्यादातर ग्राम नेगेटिव्स के अंदर होते हैं, वो पोरेंस का नंबर कम कर देता है या उनका पोरेंस की चार्ज से डिफरेंट कर देता है, तो जिसकी वजह से अपटेक। इसी तरह फ्लक्स पंप होते हैं, फ्लक्स पंप ऐड करके वो बाहर निकाल के फेंक देता है। ये भी ज्यादातर ग्राम नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे, कुछ जीपीसीज के अंदर भी ये चीजें आप देख रहे होते हैं। तो इस किस्म की डिफरेंट बेसिकली चीजें जो चल रही होती हैं उसमें ये कर रहे होते हैं। बीटा लैक्टमेजेस की जब बात आती है, तो बीटा लैक्टम्स के अंदर जनरली वही होता है कि अल्टर्ड साइड चेंज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ग्लाइकोपेप्टाइड्स के अंदर आप देखते हैं कि बेसिकली डी एलानीन के साथ जाके ये फिट होते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स। तो उसमें क्या करता है कि एंटीरोकोकस वो जो एलानीन होता है उसको रिप्लेस कर देता है या लैक्टेट से, या फिर उसको रिप्लेस कर देता है सीरीन से। लैक्टेट के केस में तो वैन ए होता है, ना टाइको काम करती है ना वैन को टोटल खलास। लेकिन वैन बी के केस में ये होता है कि जो होती है टाइकोप्लानिन को आपको सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत मिल रही होती है, वैनकोमाइसिन की रेजिस्टेंस होती है, सीरीन टाइप होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइको काम कर रही होती है वैन बी के अंदर। तो ये बाइंडिंग साइड चेंज होती है। इसी तरह ये क्विनोलोन्स के अंदर डीएनए गायरेज में म्यूटेशन होती है, राइबोसोम मैक्रोलाइड्स में बाइंडिंग साइड, ये बेसिकली डिफरेंट आपको ऑलरेडी आइडिया है। फ्लक्स पंप का भी मैंने आपको बता दिया। बीटा लैक्टमेजेस का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ए बी सी डी, जिसमें जो ए सी डी है ये सीरीन टाइप होती हैं, जबकि बी जो होता है वो मेटालो बीटा लैक्टमेजेस होते हैं। ए के अंदर बस एक याद रख लें कि ज्यादा होती है टेम फैमिली होती है, टेम या एसएचवी फैमिली या सीटीएक्स जीन होता है, ये ज्यादा सर्टन। उसमें केपीसी जीन फिर होता है जो क्लेप्सिला नमूनी के अंदर आप देख रहे होते हैं, कार्बापेनिमेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। ईएसपीएल एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेजेस आप देख रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादातर जीन टेम एसएचवी सीटीएक्सएम या केपीसी ये आप देख रहे होते हैं। मिटालो के अंदर विम होता है, ये इजरायली उस पे होता है, ये आईएमपी होता है। ये हमारे यहाँ जो जाता है वो एनडीएम है, न्यूटेली बिटालो बीटा लैक्टमेज होता है, मिटालो बीटा। इसके अगेंस्ट आपके जितने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं कोई भी काम नहीं करता। फिर आपके सी में एम्पसी आ जाता है, एम्पसी जीन होता है जिसके थ्रू सारा होता है। और डी ऑक्सा, ऑक्सा के अंदर भी फिर ऑक्सा 48 जो है हम अनफॉर्चुनेटली अपने उसके अंदर मॉडिफाई करते हैं। और ऑक्सा फैमिली के अंदर ऑक्सा 48 भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसमें भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं आता। तो लेकिन ये होता है कि एविबैक्टम बाकी सबको कवर कर रही होती है, लेकिन एविबैक्टम जो होती है, जो न्यू जनरेशन आपकी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं वो बाकियों को तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो मिटालो बीटा लैक्टमेज में कोई नहीं। मिटालो बीटा लैक्टमेज के लिए आप प्रोटेक्ट करने के लिए एस्ट्रियो नाम यूज करते हैं, क्योंकि वो मिटालो से डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसके बाद फिर आपका इन्फ्लुएंजा आ जाता है। इन्फ्लुएंजा एक कॉमन सी है कि हम सारे इन्फ्लुएंजा पकड़ते हैं। तो उसमें भी होता है कि एक होता है कॉमन कोल्ड, एक होता है इन्फ्लुएंजा। ये आपने बस थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेना है कि इन्फ्लुएंजा सडन होता है, आपकी पूरी बॉडी एक आप बिल्कुल, कोल्ड के अंदर थोड़ा ग्रेजुअल होता है, और इन्फ्लुएंजा में फीवर बहुत ज्यादा होता है, हाई ग्रेड फीवर आपको होता है। बॉडी एक्स बहुत सीवियर होते हैं, उसमें इतना ऐसा सिचुएशन नहीं होता। ड्राई और बेसिकली कफ, स्फीयर कफ होती है, ड्राई कफ होती है, उसमें हैक टाइप होती है। तो बाकी वही देखे ना, डिफरेंट सिम्टम्स हैं कि इन्फ्लुएंजा एक स्फीयर इन्फेक्शन है, जबकि कॉमन कोल्ड होता है एक नॉन स्फीयर, एक माइल्ड इन्फेक्शन होती है। ये सारी चीजें आपको उसमें बस आपको डिफरेंशिएट यही करती हैं अक्सर। ट्रीटमेंट अगेन हमेशा याद रखें, इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं होती अनलेस कि आपको कोई लग रहा है कि वायरल फीवर H1N1 या ये चीज़ें हैं, तो फिर आप इसमें होते हैं। इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन के थ्रू इसकी मैनेजमेंट होती है। एंटीबायोटिक्स, इसमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस आपने रिस्क ग्रुप का देखना होता है कि अगर बच्चों में या एल्डरली पेशेंट के अंदर इसका रिस्क ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक आप सिंपल याद रख लें, कोविड नमूनिया के अंदर भी तो यही था कि बच्चे तो इसमें नहीं थे, इसमें ज्यादा एल्डरली में, स्पेशली जो वो कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो डायबिटिक या सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा सीवियर होता है। अदर देन दैट बाकी आपने थोड़ी बहुत कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि ज्यादा कौन से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं, पेशेंट यंगर देन 19 हु आर रिसीविंग लॉन्ग टर्म एस्पिरिन थेरेपी, कवासाकी या इस किस्म की जो डिजीज के साथ होते हैं जिनको मिल रहा होता है, या सर्टेन अदर कंडीशंस, अमेरिकन इंडियंस एंड अलास्का नेटिव्स,
अलास्का नेटिव्स में ज्यादातर जो एस्किमोज स्पेशली जो थे उनके अंदर देखा गया था कि इन्फ्लुएंजा जो था वो काफी सीवियर होता था, उनमें काफी डेथ्स थी। वो उनकी नेटिव इन्फेक्शन नहीं थी, लेकिन उनमें देखा गया था कि जब इन्फेक्शन एस्किमोज को होती थी तो बड़ी सीवियर होती थी और उसमें अक्सर उनको मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती थी। और पेशेंट को मोबिलिटी भी ये वो सारी वो चीजें जो आपको आइडिया है, इसमें आपको उसमें कोई इतना वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बाकी फर्दर इन्फ्लुएंजा के अंदर आपको ज्यादा जो कॉमन होता है, इन्फ्लुएंजा ए भी देख रहे होते हैं, स्पेशली जो H1N1 होता है वो हमारे लिए होता है। अक्सर हमारे पेशेंट्स के अंदर जब ये पॉजिटिव आता है तो हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर आपके पास फिर ऑप्शंस क्या आते हैं, न्यूरोमाइडेज इनहिबिटर्स आप यूज कर रहे होते हैं जनरली, उसमें होता है। उसके अंदर सबसे कॉमन जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है वो सल्टामिविर है। 75 mg बेसिकली टाइमीफ्लू होता है, ट्वाइस डेली होती है, 5 days जनरली। लेकिन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में आप इसको प्रोलॉन्ग करके 10 days तक भी लेके जा सकते हैं। एडवर्स फैट्स के अंदर नौजिया वगैरह वो सारे, लेकिन इसमें ये देखा कि CNS के होते हैं, इंसोमनिया, हेडेक, ये अक्सर पेशेंट्स आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जिसमें आप इनमें देख रहे होते हैं। और रीनल डोज एडजस्टमेंट होती है, वो हमेशा आपने जब भी उसल्टा में वगैरह है तो पेशेंट के RFTs को लाजमी आपने देखना है। और ये है कि बच्चों के अंदर भी इसकी डोजिंग वेट के लिहाज से होती है, तो वो हमेशा आपने इसको कंसिडर करना होता है। जाना में जो होती है ये बेसिकली जिस तरह कह सकते हैं कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यही बेसिकली इसका मेन है कि आपको इनहेलेशन के थ्रू लेना होता है। और इसमें होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तो बाज़ का तो आपको क्वेश्चन देगा कि पेशेंट एस्थमेटिक है, एजमा, इस किस्म की कंडीशन है, और उसमें अगर तो आप जाना में को तो कभी भी चूज नहीं करेंगे। और वो चीज़ें तो हमेशा जब भी वो उस किस्म के ना 2-3 आपको क्लू देगा क्वेश्चन में, अपने क्लू को पकड़ने की कोशिश करनी है। और फिर होता है कि प्रीमाविर, ये भी रिसेंट उसमें यूज होती है, लेकिन इस होता है कि IV आपने एक डोज देनी होती है, एक दफा ही डोज देनी होती है। रिसेंट अभी जो है ब्लॉक्सोविर है, जो अभी पाकिस्तान में तो ऐसा सच नहीं आई है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें भी ये है कि बस सिंगल डोज होती है। तो जो नॉन इंफीरियरिटी ओसेल्टामिविर के साथ देखा गया कि इट इज नॉन इंफीरियर टू ओसेल्टामिविर इन मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस ब्लॉक्सोविर। उसमें ये होता है कि 40 mg वंस डेली अगर 80 से कम वेट हो, तो और अगर 80 से ज्यादा वेट हो तो उसमें फिर 80 mg आप डोज दे देते हैं। बाकी तकरीबन सारी चीजें वही हैं, हेडेक वगैरह ये सारी चीजें उसी तरह ही होती हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंपल पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से आपने इसको चूज कर लेना है। ब्लॉक्सोविर का शायद डोज का आपको पूछ ले कि डोज ये इतनी, तो आपने बस वेट का माइंड में रखना है। ओसेल्टामिविर के केस में आपने बस RFTs को माइंड में रखना है। जानामिविर के केस के अंदर आपने COPD, एजमा या ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसको माइंड में रखना है। प्रीवियर के केस में इंजेक्शन है और इसकी रीनोसी अपने माइंड में रखनी है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं जब भी आंसर देते हो, और वही बेसिकली डिफरेंशिएट कर रही होती हैं एक ड्रग को दूसरी के ऊपर, एक स्पेसिफिक पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस बना रही होती हैं। कीमोप्रोफाइलैक्सिस के वही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो आपको करवानी चाहिए। सर्टा उसके अंदर ब्लॉक्सोविर का भी थोड़ा बहुत है, बट अगेन सबसे कॉमन जो है वो क्या है, वैक्सीन है। चाहे जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ट्रांसप्लांट वाले हैं, सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अभी पाकिस्तान में टेट्रावेलेंट है जो हम यूज कर रहे होते हैं। आउटब्रेक के केस में सिर्फ इम्यूनो कंप्रोमाइज के केस में जो है प्रोफिलैक्सिस रिकमेंडेड है। अदर दैन इम्यूनो कम्पिटेंट में कोई ऐसा प्रोफिलैक्सिस का सच नहीं है। उसमें भी होता है कि 14 days एंड कंटिन्यू 7 days आफ्टर लास्ट आइडेंटिफाई केड इंस्टीट्यूशन होता है। एमेंटाडीन का कोई ऐसा सच नहीं है, कोई इसमें वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो अब ये निकल गई है। अब बहरहाल वो ये होता है कि ओसेल्टामिविर की ही इंडिकेशन है, ओसेल्टामिविर ही यूज होती है प्रोफिलैक्सिस के अंदर, वंस डेली डोजिंग इस तरह करके आप यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपने डिफरेंट पार्ट है ना, डिफरेंट सिनेरियो के अंदर इसकी डोजिंग होती है डिपेंडिंग के पान किस उसमें पीक इन्फ्लुएंजा सीजन में है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो 75 mg ओरली। लेकिन ये नहीं कि हर इम्यूनो कम्प्रोमाइज को, वो जो हाई रिस्क पे हैं आपने रिस्क एलिमेंट को माइंड में रखना है हमेशा। ये चीज जहन में रखनी है कि एक हेल्थी पेशेंट को ये चीजें नहीं देंगे। तो रेयरली होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका बस आइडिया होना चाहिए। फर्दर आ जाता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में ये होता है कि आपकी जो नाक है इसके पीछे जो कैविटी है, साइनसिस है। साइनोसाइटिस ज्यादातर वायरल होता है, सर्टन केस में बैक्टीरियल या फंगल भी हो सकता है। अक्सर हम यही देखते हैं जो मोल्ड ज़रा होती हैं स्फीयर साइनोसाइटिस करती हैं, और यहीं से फिर आगे एक्सटेंशन लंग्स में या क्रेनियल एक्सटेंशन करती हैं, स्पेशली जो म्यूकोर होती है। अक्सर हम देखते हैं साइनस उधर से करके पैलेट में भी आ जाती है, करके ऊपर आपके क्रेनियल, अनफॉर्चुनेटली बड़ा अनफॉर्चुनेटली होता है। म्यूकोर और एस्पेरिजिलस अक्सर इन पेशेंट्स के अंदर करते हैं, लेकिन कॉमन वायरल ही है। वायरल साइनोसाइटिस होता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। बता सुपर एडेड कोई हो तो उसको मैनेज करते हैं, कोई ऐसा जिसमें वो नहीं होता।
तो इसकी मेजर और माइनर सिम्टम्स हैं, ये आपने रिव्यू कर लेनी है। वो थोड़ा सा होता है कि जितना सीवियर होगा उतनी उसमें तक बेसिकली फेशियल फ्लशिंग, ये क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे पीछे साइनस है, तो उसकी वजह से फेशियल फ्लशिंग, फेशियल फुलनेस, माइग्रेन टाइप हेडेक और ये सारी चीजें पेशेंट को ज्यादातर होती हैं। पेशेंट प्रॉपर सांस नहीं, इसमें नींद का मसले, ये सारी चीजें उसमें सीवियर केसेस के अंदर होती हैं। माइनर के अंदर कफ, डेंटल पेन, ये सारी चीजें क्योंकि ऊपर पड़ा होता है, ये ऊपर साइनस कैविटी पड़ी है तो उसकी वजह से सिम्टम्स आ रही होती हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट तो मैंने आपको जिस तरह के सबसे कॉमन होता है वायरल साइनोसाइटिस, बट सर्टन कंडीशंस के अंदर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में ही होता है। तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बैक्टीरियल साइनोसाइटिस थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होती है वायरल की निस्बत, प्रोलॉन्ग भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बस ये चीज़ें आपने मैनेज, ये कॉमन बस किसी टेबल के अंदर आपने बस 2-3 पॉइंट याद में रखने हैं जो आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे कि बैक्टीरिया ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। ऑगमेंटिन ही होती है, वेरी हाई डोज ऑगमेंटिन रिकमेंड की रहती है, और वही जनरली इसको होता है 5 to 7 days डिपेंडिंग उस रिस्पॉन्स, वो इसी से ट्रीट करते हैं। यही ज़्यादा आप उस पर होती है। अगर उस पर रेजिस्टेंस या को सॉरी कुछ वो है तो उसमें अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपकी यही है। लेकिन ये भी ऐसा अगेन फिर वही होता है कि वायरल बैक्टीरियल का रूल आउट करना होता है आपने। और साइनोसाइटिस जो होता है ये बच्चों में जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है, तो उसके लिहाज से उनमें थोड़ा सा ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, अडल्ट में रिलेटिवली ड्यूरेशन कम होता है। या फिर अमीनो कम्प्रोमाइज्ड हैं तो उसमें भी थोड़ा सा उस पर होता है। तो ताइवान फिर सब उसमें सेकंड लाइन का वही होता है कि आपने रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स की तरफ चले जाते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर लेते हैं। और अगर तो हाइपर सेंसिटिविटी का भी उसमें होता है, क्रॉस सेंसिटिविटी होती है। C7 जीन या C7 जो कार्बन होती है या C3 कार्बन, तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वो तो फिर दूसरी ऑप्शन में इनकी होती है कि क्रॉस सेंसिटिविटी सिफिक्सिम या सेफोप्रोडोक्साइम जो प्रोडोक्साइम होती है इनकी कम होती है, तो इनको भी यूज़ किया जाता है। लाइक सेफोप्रोडोक्साइम यानी चिल्ड्रन क्लिंडामाइसिन के साथ थोड़ा ग्राम पॉजिटिव कवर के लिए, एनरोब कवर के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38-year-old woman presents with fever, malaise, dry cough, nasal congestion, severe headache. Her symptoms begin 3 days ago and she has been in bed since. She sports no other illness 3 days, बस अब days और ये चीजें माइंड में रखनी है। But several people have recently called sick at the work. It is influenza season, which is the best. यार आपने बस सिंपल इसका यार देखना है, 38-year-old वोमेन है, कोई ओल्ड नहीं है, ड्राई कफ, और ये बेसिक इसका है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। कोई ऐसा ओसेल्टामिविर वायरस को देने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही इसका सिर्फ होना चाहिए। कोई ऐसी उस चीज़ों में फिट नहीं कर रही है। ओसेल्टामिविर क्यों देंगे यार, क्यों? उसको ओसेल्टामिविर है, बस ठीक है, कॉमन चल रहा है, कोई इसको कोई वो तो नहीं है ना सीवियर, तो कोई चीज़ें नहीं है, बस ठीक है नॉर्मल। बाकी लोगों को भी हेल्दी पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट की तरह को आप ओसेल्टामिविर के लिए भाग के नहीं जाते हैं। इसकी जनरल हमेशा यही तो आप लोगों को समझा रहे हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, अनलेस कि वो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या ओल्ड है या इस किस्म की चीज़ है, अदरवाइज कॉमन मैनेजमेंट ही इसकी होती है। अमोक्सिसिलिन क्लेविलोनिक एसिड क्यों देंगे भाई? कॉमन कोल्ड है, सारे उस पर स्प्रेड कर रहे हैं, बैक्टीरियल थोड़ी है, वायरल इन्फ्लुएंजा का सीजन चल रहा है, तो उसको क्यों एंटीबायोटिक देंगे? ठीक है, नेक्स्ट यूटीआई है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आपने याद रखना है कि मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, प्रेजेंटेशन उस पर इतना भी नहीं। बारह यूनिट ट्रैक में आपको याद होना चाहिए कि एक अपर है जिसमें आपके किडनीज वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर लोअर यूनिट ट्रैक आ जाता है जिसमें आपका ब्लेडर आ जाता है और आपका यूरिथ्रा आ जाता है। तो जब यूरिथ्रा का होगा यूरिथ्राइटिस कहेंगे, ब्लेडर का सिस्टाइटिस कहेंगे, ऊपर होगा तो पायलोनेफ्राइटिस होगा। लोअर उसके अंदर सुप्रा प्यूबिक पेन होती है, जबकि अपर उसके अंदर पायलोनेफ्राइटिस फ्लैंक पेन होती है। लोअर के अंदर कभी भी ब्लड कल्चर पॉजिटिव नहीं आता, जबकि उसके अंदर जो पायलोनेफ्राइटिस अपर जो होता है उसमें आपके ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव आ सकते हैं। और यही होता है कि दूसरा मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली होती है, हम इसको अनकम्प्लिकेटेड या कम्प्लिकेटेड डिपेंडिंग है कि मेल है, फीमेल है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, क्या है, किस एरिया में लोकेशन है, बग कौन सा है। यूरिन आ रही इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एल्डरली पेशेंट हो गए तो उनका होता है कि बाज़ औक़ात अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में भी पेशेंट जाते हैं, तो वो डिफरेंट उसमें आप बेसिकली इंपॉर्टेंट ये कि आपको यूरिन आ रही एवेल्यूएट करना आता हो। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जनरली हम ट्रीट नहीं करते हैं अनलेस कि प्रेग्नेंट फीमेल हो, बस एक चीज़ याद रख लें, सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर या सीवियर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो और आपको लग रहा हो कि स्प्रेड, तो उस केस में हम ट्रीट करते हैं, अदर देन दैट हम अवॉइड करते हैं।
और पेशेंट जो अंडरगोइंग टर्प या इस किस्म के प्रोसीजर में जा रहे हैं और उनका बैक्टीरियूरिया है, तो उसमें होता है कि पोस्ट प्रोसीजर कवर देते हैं इन्फेक्शन को कवर करने के लिए। लेकिन उसमें भी अगर कोई ऐसा नहीं है, यूरिन आ रही क्लियर है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो उसमें पोस्ट ऐसा बस प्री ऑपरेटिव एंटीबॉडी देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कोई चीज़ें नहीं होते हैं। बट अगेन इसमें साइन सिम्टम्स को मैनेज किया जा रहा होता है सारी चीज़ें। तो रिस्क फैक्टर्स अगेन प्रेगनेंसी, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, मैंने कैथेटराइज्ड है, अक्सर आप देखेंगे हॉस्पिटल उसके अंदर जो होता है वो कॉटी आप देख रहे होते हैं। और ये चीज़ें कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक, कॉटी का टर्म यूज हो रही थी, कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अक्सर इन पेशेंट हॉस्पिटल के मार्क्स होते हैं कि इसको हमने रिड्यूस करना है, इसके रिस्क को कम करना है। तो ये चीज़ें हमेशा उसमें अपने बस उस पर इंस्ट्रूमेंटेशन में पीसीएन वगैरह डले हों तो उसमें भी यूटीआई का रिस्क है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, प्रेग्नेंट हो, ये सारी चीज़ें अगेन वही बातें आ जाती हैं। जो डायबिटीज वालों को इसलिए होता है कि जहाँ पे शुगर होगा वहाँ पे बैक्टीरिया होगा, ग्लूकोज यूरिन में ज्यादा होगी तो लाजिम बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा होगा। तो अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई एक हेल्दी वोमेन है और यंग है, कोई ऐसा जिसको कोमॉर्बिडिटी नहीं है और उसको सिस्टाइटिस हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि अनकम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा बाकी सारे बस ध्यान में रखें कम्प्लिकेटेड है। um, अच्छा, सिम्टम्स मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, अच्छा बस सिंपल मैं क्विक उसके थ्रू करूंगा भाई। एक चीज़ याद रखें कि यार जो उसमें होता है कि अगर तो हमारे यहाँ जिस तरह इकोलाई सबसे कॉमन होता है, इकोलाई ग्राम नेगेटिव एंटीरोबैक्टीरियसी है, तो इस वजह से फीमेल्स को रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी ट्रैक कैसी होती है, मेल में कम होता है, लेकिन अगर मेल को हो जाता है तो वो बड़ा सीवियर उसको होता है और उसको ट्रीट करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। फर्स्ट लाइन के अंदर हमें कोट्रामोक्सोजोल ऐसा है, लेकिन आपको अगर आपका एंटीबायोग्राम इतना अच्छा है, हमारे यहाँ तो इतना अच्छा नहीं है, तो फर्स्ट लाइन आपकी फास्फोमाइसिन और नाइट्रोफेनेटाइन होती है। फास्फोमाइसिन या तो आप कैप्सूल सिरप या ज्यादा प्रैक्टिस में 3 ग्राम साशे होता है, ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके कहते हैं ब्लेडर एम्प्टी करके पी लो, ठीक है, 1 गो के अंदर पी लो। अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है तो एवरी Q72 आवर्ली हम उसको दे रहे होते हैं। नाइट्रोफेनेटाइन हमारे पास जो है इसमें 2 साल जो आपने याद रखना है, मैक्रोबिड होता है या फ्रूडेंटिन होता है। पाकिस्तान में जो फ्रूडेंटिन है उसकी Q6 आवर्ली डोजिंग है, यहाँ पे BID है वो मैक्रोबिड की रही होती है। तो अल्टरनेटिव में फ्लोरोक्विनोलोन्स हमने तो बेचारों को फारे करा के रखा हुआ है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इसलिए नहीं देते क्योंकि उसकी हेपेटिक एक्सक्रीशन होती है, ना उसकी रीनल डोज एडजस्टमेंट होती है, ना उसको कोई तो ना वो यूटीआई के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी बीटा लैक्टम्स वगैरह थर्ड जनरेशन, इवन कोमोक्सीक्लेव वगैरह डिफरेंट सेंसिटिविटी की बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली इकोलाई ने सारी ESBL हमने माशाल्लाह कम्युनिटी में इतना मिस यूज किया एंटीबायोटिक्स को कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव्स के अगेंस्ट बड़ा हमारे पास विंडो नैरो हो गई है। उसके बाद रिकरेंट के केस में ये होता है कि रिलैप्स होता है या री इन्फेक्शन है। रिलैप्स में उसमें ये होता है कि दो चीजें हैं कि अगर तो ट्रीटमेंट खत्म होने के 14 दिन के अंदर अंदर हो गया, तुमने कहा रिलैप्स हुआ है, कि ये बेसिकली है कि इसी तरह की, यानी कि उसी बैक्टीरिया से जनरली होता है और उसमें आप फिर हायर डोजेस के साथ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीट करते हैं। बट अगर उससे ज्यादा हो गया तो उस केस में फिर आप यही देखते हैं कि री इन्फेक्शन है, उसमें फिर डिफरेंट ऑप्शन होती है। और उसमें फिर होता है कि कॉज क्यों इन्फेक्शन हो रही है, क्या वो सेक्सुअल ओरिएंटेड है, नॉन सेक्सुअल, तो उसके केसेस उसकी मैनेजमेंट, अगर सेक्सुअल है तो उसमें होता है कि पोस्ट उसमें आप कवर कोट्रामोक्सोजोल का या सेफालेक्सिन जिस किस्म का कवर दे देते हैं और वाइडिंग इनकरेज करते हैं। अगर तो कैथीटर है पेशेंट का, या पेशेंट किसी कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से उसका दोबारा साल में 2 या से ज्यादा होता है, तो उस केस में होता है कि सप्रेसिव थेरेपी जिसमें कोट्रामोक्सोजोल या अक्सर हम नाइट्रोफेनेटाइन को देखते हैं कि उसको यूज किया जाता है 50 to 100 mg HS के अंदर देख के हम उसको कवर कर रहे होते हैं। पायलोनेफ्राइटिस वही अपर यूटीआई हो गया तो उसमें पायलोनेफ्राइटिस है। और स्फीयर होता है, फ्लैंक पेन होती है, कोट्रामोक्सोजोल अगेन लेकिन सेंसिटिविटी हो तो अदरवाइज क्विनोलोन या फिर आप डिपेंडिंग कल्चर सेंसिटिविटीज ये प्रेफर करते हैं और उसकी बेसिस पे आप वो करते हैं। एम्पिरिकली अपने एंटीबायोग्राम को देखते हुए एक एम्पिरिक चॉइस आप करेंगे, जिस तरह हमने अपनी एंटीबायोग्राम को सामने रखते हुए हमने पिप्टैज को फर्स्ट लाइन रखा हुआ है जब पायलोनेफ्राइटिस की पेशेंट होगी। बट अगेन हॉस्पिटल बेसिस पे एंटीबायोग्राम वेरी कर सकता है। IDSA के अंदर जनरली आप यही देखेंगे, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इस केस में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि पायलोनेफ्राइटिस में, लेकिन उसमें भी ऐसा इतनी यूजफुल नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें है। लेकिन अगेन इसको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन रीनल नहीं है, इसकी यूरिन ट्रैक से एक्सक्रीशन नहीं होती है, इसलिए क्योंकि यूरिन ट्रैक के अंदर जाती ही नहीं है तो इसलिए। लेकिन हाँ कुछ स्टडी में होता है कि चलो ठीक है सिस्टमिक अगर होता है तो उसमें हेल्पफुल हो सकती है, बट अगेन लीवो या सिप्रो के होते हुए इसके ऐसा एडवांटेज नहीं है, नहीं रिकमेंड। या फिर आप बीटा लैक्टम्स दे देते हैं। आप पायलोनेफ्राइटिस को प्रोलॉन्ग ट्रीट करते हैं, 10 to 14 डेज के लिए ट्रीट करते हैं कंसिडर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होती है और स्पेशली जब साथ में यूरोसेप्सिस हो के ब्लड में भी पॉजिटिव आया हुआ हो।
यार देखो, फास्टोमाइसिन जी कहते हैं फर्स्ट लाइन है तो हम एमडीआर में यूज करते हैं, हम तो कर रहे हैं, क्यों ना करें। जब सेंसिटिविटी आपके पास देखें, इकोलाई की जो सेंसिटिविटी है इसमें नाइट्रोफ्रंटाइन और फास्टोमाइसिन 80% से ऊपर और सर केसेस में आपको मिल रहा होता है, तो देयर इज नो सच थिंग कि आप एमडीआर में यूज नहीं करें। मैं यूज करता हूँ, आईवी फास्टोमाइसिन भी यूज करता हूँ, ओरल फास्टोमाइसिन भी। जहाँ पे मुझे लगता है मसला वेकेशन था कि जिसमें आज आज सुबह यही था कि पेशेंट का ब्लड के अंदर भी इकोलाई था और यूरिन के अंदर भी था। अब जो ब्लड के अंदर उसका था वो कार्बापेनम सेंसिटिव था, जिसके लिए उसको मेरोपेनम थी, और उसको हमने कर दिया कि यार वंस डेली अल्टापेनम कर दो। दूसरा जो था वो एमडीआर था, उसके लिए सिर्फ आपकी सेंसिटिविटी दी थी, कोलिस्टिन की थी, नाइट्रोफेनेटाइन की थी और फास्फोमाइसिन की थी। उसमें भी ये था कि पेशेंट की इम्यूनो कम्प्रोमाइज थी। पेशेंट को जो था नाइट्रोफेनेटाइन, तो नाइट्रोफेनेटाइन तो वैसे निकल गई क्योंकि उसका क्रेटिनिन क्लियरेंस अराउंड 40 था। फिर दूसरा हमने जाके देखा तो मैंने रिव्यू किया कि उसका तो यार फ्लैंक पेन थी और उसका हाइड्रोनेफ्रोयूरेटर इस किस्म की कंडीशन है, और उसका थोड़ा सा है कि अपर ट्रैक भी इन्वॉल्व है, इवन दो कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, सिस्टाइटिस भी लग रहा है, लेकिन साथ में अपर की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने कहा तो ओरल फास्टोमाइसिन वुडंट बी दैट मच यूजफुल, क्योंकि आपको जितने एमआईसीज रिक्वायर्ड है वो ओरल फास्टोमाइसिन से हाई डोज आप नहीं दे सकते, एक सीवियर डायरिया होता है। तो आईवी हमने इसको स्टार्ट किया, रीनली एडजस्टेड, और देखते हैं कल जाके किस तरह। एक और पेशेंट को भी हम मैंने आईसीयू के अंदर, उसमें तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है हमें। यहाँ पे ओरल, अगर ओरल नहीं तो आईवी। ओरल किस में यूज करेंगे? सिस्टाइटिस यूरिथ्राइटिस के अंदर, लेकिन अगर अपर इन्वॉल्व हो गई तो फिर ओरल फास्टोमाइसिन इजंट ए गुड चॉइस, बट यू कैन गो विद आईवी फास्टोमाइसिन। बट रिकमेंडेशंस यही कहती हैं कि आईवी फास्टोमाइसिन अलोन यूज नहीं करनी, बट कॉम्बिनेशन में यूज करनी है, अलोन पे इस पे रेजिस्टेंस का रिस्क होता है। ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वही सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। प्रेगनेंसी के अंदर बस आपने जो मॉक्सिसिलिन क्लाविलोनिक एसिड 3 to 5 days सेफ हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में नाइट्रोफेनेटाइन को अवॉइड करते हैं, हेपेटोटॉक्सिक होती है। सी के जो रीनल फेलियर के केस में होते हैं उसमें क्योंकि इसकी रिटेंशन शुरू हो जाती है, रिटेंशन की वजह से पेटोटॉक्सिसिटी और पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और इस किस्म की टॉक्सिसिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कुछ रिकमेंडेशन 30 to 60 हैं कि इतने तक, लेकिन ज्यादा यही कहते हैं कि 50 से नीचे अवॉइड ही करें। सेफालेक्सिन वगैरह हमारे यहाँ तो सेफालेक्सिन करीब भी नहीं जाती, बट आप जो बोर्ड की बुक पढ़ेंगे उसमें सेफालेक्सिन या फास्टोमाइसिन ये आप प्रेगनेंसी के केस में यूज करते हैं। बाकी माशाल्लाह आप सारे उसमें हैं कि इनको तो किसी सूरत में भी नहीं लेना, जो बाकी दी गई हैं वो उसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है फिर कैथीटरोसिड यूटीआई। उसमें बस एक चीज़ याद रख लें कि अब कैथीटर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। उसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म कैथीटर हो और उसके अंदर अगर एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया हो, क्वेश्चन यही आएगा कि एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया है, लॉन्ग टर्म उसमें है, तो उसको ऐसे ट्रीट नहीं करते। सिम्टोमेटिक अगर हो रहा है तो उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन 5 दिन के लिए, इसमें क्योंकि ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, जितना अग्रेसिव हो गया उतना आप एमडीआर को दावत दे रहे हैं। तो ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया को आप एक जो लॉन्ग टर्म एंडेवलिंग कैथेटर्स होते हैं उसमें ट्रीट नहीं करते। ठीक है। वही सारा कैथी रिप्लेसमेंट, वो ज्यादा अगर सिम्टम्स हो तो उसमें ये होता है कि आपने कैथीटर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, उसी से पेशेंट ठीक हो जाता है। 28-year-old वुमेन हु प्रेजेंट्स टू क्लिनिक विद ए 2 day हिस्ट्री। अब 28 एज आपने देख लेनी है, एज यंग है, प्री मीनोपॉजल है। ठीक है, पोस्ट मीनोपॉजल जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड में चला जाता है। विद 2 day हिस्ट्री ऑफ डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी और जस्ट शी हैज नो सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, only drug she takes is oral contraceptives, which is best empiric therapy. Nitrofurantoin 100 mg, ये basically macrobid जो होती है, extended release जो होती है। Twice daily for 3 days. Ciprofloxacin क्यों भाई 7 दिन दें। ट्राइमिथोफेन कोट्रमेक्सोजोल फॉर 3 days डबल स्ट्रेंथ, या फिर सेफालेक्सिन ओरली 4 times डेली फॉर 3 days। अच्छा, इसके अंदर वही देख लें कि हाँ हमारे यहाँ जो कोट्रमेक्सोजोल है उसमें ऐसे रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि उस पर थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर वो चीज़ हो तो वो चीज़ नाइट्रोफेनोडाइन को जनरली 5 days के लिए इस तरह के, लेकिन 3 days भी इस किस्म के सिनेरियो के अंदर चल जाएगी। तो आंसर्स देखते हैं किस तरफ जाते हैं ज़्यादा। सी, हाँ सी ऑप्शन हो सकती है अगर सेंसिटिविटीज हो तो, लेकिन उसने शुरू में बता दिया था कि सेंसिटिविटीज का इशू है, तो इस वजह से ना भी रिसेंट उसमें उसने कहा आपके एंटीबायोग्राम के अंदर अगर सेंसिटिविटी हो तो फिर आपने देने हैं। अदर देन दैट फिर नाइट्रोफेनेटाइन और फास्फोमाइसिन ही है, ज्यादातर नाइट्रोफेनेटाइन के साथ ही एग्री कर रहे हैं और वही आंसर।
अब एक और क्वेश्चन के अंदर चला जाता है। 85 ईयर ओल्ड है, ठीक है, lives in nursing home है, critically catheterized है, urinary catheter last changed 3 weeks ago to the urine is cloudy, urinalysis reveals many bacteria but nothing symptoms, urine culture obtained, वही बात आ जाती है, मैंने आपको पहले बताया no therapy because she is chronically catheterized and has no symptoms। तो इसमें ए आंसर आपका होगा, मैंने शुरू में, और ये क्वेश्चन अक्सर आपका बोर्ड में भी आएगा, तो इस चीज़ को जहन में रख लें, इसको जहन में बिठा लें। डोंट रश टुवर्ड्स एंटीबायोटिक, आपको कल्चर सेंसिटिविटी भी बाजू का दे देगा, बट डोंट रश फॉर एंटीबायोटिक इफ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। प्रोस्टाइटिस होता है, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो जाती है, इसके ज्यादातर मेल्स के अंदर होता है और इसमें प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, 2 to 4 लीग, यूटीआई में इतना प्रोलॉन्ग नहीं होता। हाँ तो मैंने भी बता दिया है, पेशेंट का एज 60-85 है, तो उसमें क्या करना है, क्रोनिकली कैथेटराइज्ड है, आप अगर ट्रीट करोगे तो उल्टा बेचारे को साइड इफेक्ट्स पे एक्सपोज करोगे और एमडीआर का रिस्क बढ़ा दोगे। क्यों वो चीज़ करो जो है ही नहीं, अभी इन्फेक्शन है ही नहीं, तो उसको क्यों ट्रीट करो, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। एल्डरली को तो ज्यादातर कैथेटराइजेशन और इनकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, अल्जाइमर जिस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें बार आप बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्रोनिकली कैथेटराइज्ड है और अगर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है, नो नीड टू ट्रीट, ठीक है। प्रोस्टाइटिस केस बस याद रखने प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए होता है कोट्रेमॉक्सोजोल फ्लोरोक्विनोलोन, इन्हीं की अच्छी पेनिट्रेशन होती है, बट सेंसिटिविटीज को फॉलो करना पड़ता है। क्रोनिक के अंदर उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग, एक्यूट के अंदर 2 to 4 वीक्स की बात होती है, उसमें 1 to 4 मंथ्स तक बात चली जाती है। बस आपने यही डिफरेंस, अगर क्रोनिक की बात करेगा तो मंथ्स की बात करेंगे, एक्यूट की बात करेगा तो वीक की बात करेंगे, यही मेन आपने डिफरेंस आपने इसमें ध्यान में रखना है। एपिडिडमाइटिस वही अगेन इसी इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ये ज्यादातर जो होती है ओल्डर मेल्स के अंदर आप देखते हैं, और वही तो उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने ये भी देखना होता है कि ये किस वजह से है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो उसके उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होता है। सेफ्ट्राक्सोन इंट्रामस्कुलर 1 250 mg दे देते हैं, या डॉक्सीसाइक्लिन दे देते हैं उसमें 1 to 2 वीक्स के लिए। अगर दूसरा है तो उसमें फिर कोट्रामोक्सोजोल फ्लोरोक्विनोलोन्स प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए 4 वीक्स के लिए देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन सॉफ्ट टिश्यू में बस एक तो याद रखिएगा, ज्यादातर आपके जो होते हैं, आपकी जो स्किन होती है वो भरी पड़ी है कोगुलेज नेगेटिव और कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया से, स्पेशली जो कोगुलेज नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, स्टेफ एपीवेरा, ये आपकी स्किन में शायद सेल नहीं है जितने ये पड़े हैं। और चेंज के अंदर वो स्ट्रेप्टोकोका है, हिमोलाइटिक जो स्टेप पायोजनी सबसे कॉमन कॉज करता है। बाकी ये सारी आपकी उसमें नॉलेज में ऑलरेडी होंगी, ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम, ये अगर रोड एक्सीडेंट या एनिमल उस पर एक्सपोजर हो तो उसमें ये फिर करते हैं। डेप्थीरॉयड या एंथ्रासिस, आपको इस चीज़ का आइडिया है। तो इसमें बस याद रखिएगा, सिंपल सेल्यूलाइटिस होता है, एस्टिपेलिस होता है, या नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस होता है। सबसे जो लीस्ट होता है वो एपिडर्माइडस होता है जो अपर स्किन पे होता है। एर्सिपिलिस जो होता है अपर डर्मिस को इन्वॉल्व कर लेता है, उसमें अपर डर्मिस इन्वॉल्व होने की वजह से स्किन उठी हुई होगी और थोड़ा रेडनेस और वहाँ पे ये चीजें होंगी। जबकि सेलुलाइटिस डीप डर्मिस को इन्वॉल्व करता है, तो उसमें ऐसे रेडनेस और ये सारी चीजें तो होंगी, मार्क्ड होगा, लेकिन रेज नहीं होगी प्रॉपर, ये चीजें नहीं होंगी। दूसरा याद रखने के थ्रू लाइटर जो एपिडर्माइडस होता है उसको लोकल क्रीम्स वगैरह लगा के ट्रीट करते हैं। जो एर्सिपेलस होता है उसके लिए सिस्टेमिक इन्फेक्शन एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन के लिए। सेलुलाइटिस के केस में आप 7 से 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, और उसमें ज़्यादातर बीटा लैक्टम्स ही आप देखेंगे जनरली यूज़ किया जाता है, और फॉलो करता है कोई इंजरी हुई है या इसके साथ ये आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ज़्यादातर स्टेप ये सारी चीज़ें ही आपको स्टेप या स्टेफ मिलेंगे, और ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। जनरली फर्स्ट जनरेशन कैफ्लोस्पोरेंस है, यही आपको मिलेंगे ज़्यादातर, आपने ट्रीटमेंट में इन्हीं कोई चूज़ करना है, ठीक है। अगर स्वीयर हो तो उसमें फिर सिफेजुलिन जाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, या फिर अगर एमडीआर का रिस्क हो मरसा वगैरह का तो उसमें फिर वैंकलाइन या ये नेप्टोमाइसिन वगैरह की तरफ जाते हैं। इससे पहले इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसका ड्यूरेशन 5 से 7 दिन होता है। नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस अब इसी में हो गया कि अब सीवियर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई थी उसके साथ नेक्रोसिस हो गया है, और नेक्रोसिस का प्रोसेस जो होगा फिर और ज्यादा सीवियर कर देगा। और नेक्रोसिस के केस में बस एक चीज याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर्जिकल इंटरवेंशन, क्योंकि जहाँ पे टिश्यू डेड हो गया वहाँ पे तो आपकी सिस्टमिक एंटीबायोटिक पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्विक सर्जिकल इन्फेक्शन होती है। जो ही नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस हो तो सबसे पहले जो डेड पार्ट है उसको रिमूव करें, क्योंकि वो आपका सोर्स होता है।
और बाकी उसमें एम्पिरिक ट्रीटमेंट में वैंकोमाइसिन, लाइनोजोलेट, ये सारी इनसे चूज करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि क्लिंडामाइसिन को साथ में दिया जाता है। क्लिंडामाइसिन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रोटीन इनहिबिटर्स होती है और वो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, स्पेशली जो स्ट्रेप्टोकोकस, इवन स्टेफिलोकोकस के केस में भी उसको कंडीशन करके वो जो नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस का प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर देती है। आईवीआईजी भी कुछ सिनेरियो में रिकमेंडेशन में आप देखेंगे। तो ये वही सारी इनकी मैनेजमेंट है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको ये चीज़ें आइडिया बेसिक उस पे हैं। अम्यूनो कम्प्रोमाइज के केस में ये होता है कि आपने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, इसका फॉलो अप ज़्यादा होता है। अम्यूनो कम्पिटेंट में जनरली रिस्पॉन्स होता है, फिर भी इसका बेहतर होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम मुझे नहीं समझ आ रही आपकी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का तो इसमें डिफरेंट ऐसा सिंपल उसमें होता है यार बच्चे, जहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर सीवियर एब्सेस बन गई है या नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस, वहाँ पे ड्रग पहुंच ही नहीं सकती, तो वहाँ पे आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है, इससे ज़्यादा कोई दूसरी बात नहीं है। डायबिटिक फुट ज़्यादातर आप देखेंगे जो आपके इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर स्पेशली बेटा वो अगेन वही बात है, फिशेक्टमी या कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये सारी चीजें डिफरेंट उसमें चली जाती हैं। बस एक सिंपल चीजों को सिंपल रखो यार, कॉम्प्लिकेशन में क्यों जा रहे हो। नेक्रोटाइजिंग जहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है वहां पे ऑलरेडी वो एक सारा एब्सेस या जो भी बना है, वहां पे आपका सिस्टेमिक इन्फेक्शन पहुंच ही नहीं रही है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक पहुंच ही नहीं रही है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन एक्चुअली जो ये सारा जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है बेसिकली इन्फ्लेमेटरी जो वो जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी वजह से सारा नेक्रोसिस और ये सारा डैमेज हो रहा होता है। तो उसमें होता ये है कि आपकी एंटीबायोटिक पहुंची, एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन बड़ी कम होती है, इस वजह से जो फर्स्ट लाइन आपकी होती है वो सर्जिकल रिमूवल होता है। बर्न्स या इस किस्म के केस में जितने भी होते हैं डेड टिश्यू जो होते हैं वो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम और इसकी तरफ ये सारा लेके जाते हैं। तो इसलिए वो उसमें मैं कैसे बता रहा हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल रख के टू द पॉइंट पढ़ेंगे उतना आप बेहतर रहेंगे। डेप्थ में तब जाएं जब आपको रिक्वायरमेंट है, कि जब इन डेप्थ में, यहाँ पे आपको सिंपल है, चीज़ों को सिंपल रखें, क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड ही आएगा। आपको बस पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ये है, और दूसरा उसमें अगर मैनेजमेंट है तो दूसरी मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स आपकी कौन सी है। डायबिटिक फुट में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पोली माइक्रोबियल होती है, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर होती है, अम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उसमें वही होता है कि पोस्चर चेंजेस, बहुत से रीजन इसके होते हैं। और बेसिकली उसमें होता है कि न्यूरल सिस्टम, उसको नर्वस सिस्टम वीकनेस डिफरेंट उसकी वजह से। तो उससे होता है कि इसमें भी अगेन वही डेड टिश्यूज होते हैं, और उसमें जो इन्फेक्शन होती है ज़्यादातर पोली माइक्रोबियल होती है और एमडीआर ज़रा, और उसमें होता है कि थोड़ा एक्सपोजर का भी रिस्क होता है, फ्रेश वाटर अगर इस किस्म के हैं तो उसमें आपने देखना होता है कि मरसा का, सॉरी, सूडोमोनास या मरसा का रिस्क, ये सारी चीज़ें। और जनरली आप जब कवर करते हैं तो ब्रॉड उसमें करते हैं, और इसमें भी होता है कि टाइमली मैनेजमेंट होती है, बाजों का स्वीयर वुंड हो तो उसमें फिर अगेन वही डिब्राइडमेंट होती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन दूसरा उसमें ये होता है कि मरसा के केस में सर्स होता है कि स्वीयर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बेसिकली रिस्पॉन्स ट्रॉमा जो होता है उसको बस आपने देखना होता है। लेकिन सर्स भी अब बहुत ज़्यादा उसमें डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेशन कितनी ज़्यादा है, एरिया कितना इन्वॉल्व है। तो आईवी एंटीबायोटिक्स देख रहे हैं, लेकिन उसमें तो ये होता है कि आपने पोली माइक्रोबियल कवर करना होता है। और अगर रिस्क फैक्टर यानी कि वाटर एक्सपोजर या इस किस्म की कोई चीज़ है कि वो पेशेंट के लिख देंगे कि लेक की तरफ गया था, फ्रेश वाटर उसने एक्सपोजर, तो उस केस में फिर मरसा का रिस्क होगा, उसको अब आपने ट्रीट कर लेना। अदर देन दैट यही कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोमाइटिस। ऑस्टियोमाइटिस बोन इन्फेक्शन। बोन इन्फेक्शन के अंदर बस यही देखना है कि हेमाटोजीनियस, मैं अबू बस वेना दवाई घिन के नाम है, मैं मेडिसिन अड़े ना मान के। बच्चे जल्दी जल्दी रैप अप करें, मैं अपनी बेटी के लिए मेडिसिन ताकि पकड़ लाऊं। अच्छा, इसमें बस याद रखिए हेमाटोजीनियस स्प्रेड होता है, कंटीजियस स्प्रेड होता है, और वास्कुलर इंसफिशिएंसी। हेमाटोजीनियस स्प्रेड में बस एक याद रखिए, एक वो आपको क्वेश्चन देगा कि आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर होता है, या वो पेशेंट जो सिकल सेल एनीमिया के साथ होते हैं उनके अंदर होता है। ये आपकी भला भला करे, जो साल्मोनेला टाइफी होता है जनरली ये करता है, वो जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं जनरली वही ग्राम पॉजिटिव्स ही होते हैं, लेकिन अगेन ग्राम नेगेटिव वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ग्राम पॉजिटिव्स होंगे, और यूनी माइक्रोबियल जनरली होते हैं। कंडीजियस अडल्ट पेशेंट के अंदर होते हैं पोस्ट वूंड, इस किस्म की कोई हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, वूंड हुआ है, उससे स्प्रेड होता है।
जबकि एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से या डायबिटिक इस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये होता है। और उनके अंदर बस एक दिन रखिए कि पोली माइक्रोबियल होता है और डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होती है। हाँ, ट्रीटमेंट। अच्छा, ऑस्टियोमाइलिटिस के केस में एक चीज याद रखिए कि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डायग्नोसिस। आप जनरली ट्रीटमेंट भी होता है कि आप ट्रीटमेंट कुछ डेज के लिए ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आप सैंपल वहां से कलेक्ट करें, उस पर जो भी सैंपल है उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराएं, क्योंकि आपकी ऑप्टिमम एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जीपीसी ये चीजें जैसे मैंने टेबल में बताया, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटीज हमेशा डेफिनेट उसके लिए आप जाते हैं। फिर होता है कि कोई प्रोस्थीसिस तो उसके अंदर नहीं है, अगर प्रोस्थीसिस होगा तो उसकी फिर मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। जनरली जो आईवी जो बेसिक ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, इस केस के अंदर आप देखते हैं कि जो फर्स्ट 6 वीक्स होते हैं इसको आप आईवी एंटीबायोटिक्स, उसके बाद फिर मंथ्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स जिनकी ओरल अवेलेबिलिटी भी हो, यानी कि 90% जैसे ज्यादा ओरल अवेलेबिलिटी हो। दूसरा उसके साथ ये भी हो कि वो जो हैं, क्या मैं कह रहा हूँ कि उनकी कल्चर सेंसिटिविटीज भी हों। तो अगर तो प्रोस्थीसिस है और मरसा है तो उसमें फिर रिफेम्पिसिन की इंडिकेशन है। रिफेम्पिसिन 300 to 450 ट्वाइस डेली यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो 300 ट्वाइस डेली होता है, बाहर में 450 भी टॉलरेट। हमारे यहाँ तो बेचारे पेशेंट के एलएफटी बड़े जल्दी डिरेंज हो जाते हैं। आईवी के अंदर वही क्विनोलोन्स आ जाते हैं या टेट्रासाइक्लिन, जिनमें से आपको यूज कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है कि बग कौन सा, और बग के लिहाज से ही आप मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर प्रोस्थीसिस है, इसमें ये होता है कि अगर एम्पुटेशन कर दी गई है और प्रॉपर एम्पुटेशन कर दी गई है, कोई रेजिडुअल कोई ऐसी चीज नहीं है, तो उस केस में तो फिर बस ये होता है कि 24 to 48 आवर्स का होता है। लेकिन अगर इन पार्शियल है, प्रॉपर उसमें नहीं किया गया और अभी भी उसमें सिर्फ आपने प्रोसेस रिमूव कर लिया लेकिन पीछे इन्फेक्शियस वो मौजूद है, तो उस केसेस में फिर ये होता है कि जो होता है 4 to 6 वीक का जनरली ट्रीटमेंट होता है। 4 to 6 वीक जनरली होता है। आईवी ट्रीटमेंट के साथ होता है, और क्रोनिक के केस में होता है कि इनिशियल 6 to 8 वीक पेरेंटरल होती है, उसके बाद फिर 3 to 12 मंथ्स होता है ओरल। लेकिन अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि साइट ऑफ इन्फेक्शन बड़ी मैटर कर रही थी कि किस साइट पे वो इन्फेक्शन है और क्या वो प्रोसेस वगैरह मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं जब आप ड्यूरेशन और जो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक की तरफ जा रहे होते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के केस में एक याद रखें, आपकी मेनिंजीज होती हैं ड्यूरा, पाया, एरिकनॉइड मैटर, ये आपकी कॉमन मेनिंजीज होती हैं। मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस जो होता है वायरल भी हो सकता है, ज्यादा सबसे कॉमन बैक्टीरियल होता है, उसके बाद फिर वायरल होता है, फंगल भी हो सकता है और एसिप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ये सारी चीजें डिफरेंट उसमें होती हैं। ये कुछ आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बताया गया कि न्यू बॉर्न्स या फिर जो 50 से ऊपर होते हैं इनमें निसीरिया का रिस्क होता है, सॉरी जो स्पेशली लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स का होता है। अदर देन दैट कॉमन आप लिस्टीरिया सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी देखेंगे, नीमोकोकाई जो होता है या निसीरिया मेनिंजाइटिस, ये ज्यादा होते हैं और कवर भी जनरली इन्हीं के अगेंस्ट दिया जाता है। तो वो चीजें बस आपने ये टेबल आपने रिव्यू कर लेना है। और ऑलरेडी मैं सारा कुछ ड्रग में यानी कि ब्रूफेन से या कोट्रेमोक्सोजोल से अक्सर इसका जिक्र होता है, इनकी वजह से मेनिंजीज इन्फ्लेमेशन होती है। बाकी आपको सारा पता है कि मेनिंजीज में क्या होता है, हेडेक वगैरह ये सारी चीजें, फोटोफोबिया, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ेंगे तो। अच्छा, दूसरा होता है कि इसमें मॉनिटरिंग ग्लूकोज। बैक्टीरिया ग्लूकोज पसंद करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो उसमें ग्लूकोज कम होगा, ठीक है। वायरल में इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोटीन बढ़ जाती है, बैक्टीरियल में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वायरल में थोड़ी बहुत ही बढ़ती है, ज्यादा इतनी नहीं बढ़ती। WBC वायरल में जो होते हैं इतने ज्यादा नहीं होते, अगर होंगे इसे तो लिम्फोसाइट्स होंगे, बैक्टीरियल में ठीक ठाक होंगे और प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स होंगे। पीएच और लैक्टिक एसिड वगैरह ये सारी चीजें भी इसमें साथ में आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। बाकी उसमें वायरल पीसीआर व बाद कल्चर होता है या पीसीआर, जिसमें ज्यादातर आजकल तो बोन फायर हो जाती है, जिसमें पीसीआर के अंदर ही आप सारी चीजें एक दो वन गो के अंदर ही मैक्सिमम बग्स आपके कवर हो जाते हैं, जिसमें आपका HSV जो हेल्प सिंप्लेक्स वायरस होता है या VZV ये भी टेस्ट हो जाते हैं, CMV हो गया, जो ये टेस्ट हो जाते हैं। और आपके जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हो गया, ये सारे। इसी तरह फंगल के अंदर ज्यादातर लिस्टी जो होती है आपकी क्रिप्टोकोकल होती है, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस, वो भी टेस्ट हो जाती है। तो हम वन गो के साथ जाते हैं। अदर दैट फिर वही दूसरा उस पर आ जाता है कि लंबर पंक्चर करके और उसका फिर कल्चर वगैरह कराएं, ये सारी चीजें कराएं।
तो बहरहाल इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि नेक स्टिफनेस और बर्जिंस्की साइन वगैरह ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे, सर उठाएंगे तो ये भी साथ में लेग्स भी कंट्रैक्ट होती हैं, इस किस्म की चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जनरली जो मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अगेन वही आपको रिपीट बताया हूँ, उसने बता रहा है कि किस तरह किसमें वायरल बैक्टीरियल इसमें क्या फ़र्क होता है। जो वायरल उसमें होता है कि टर्बिडिटी कम होती है, बैक्टीरियल में इसकी याद रखिए कि टर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एसेप्टिक में भी टर्बिडिटी ऐसा सच नहीं होती है। बार अगेन वही ग्राम स्ट्रेंथ वगैरह ये सारी चीज़ें इंडिया ने क्रिप्टोकोकल के लिए यूज़ की जाती है, पीसीआर भी हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको जिस तरह एडवांस में तो आजकल ये पीसीआर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट वही जो आपके कॉमन है जिसमें एचएसवी वीजीवी या स्क्रू लोड करते हैं, क्रिप्टोकोकस को क्रिप्टोकोकल ज़्यादातर होता है इसके अंदर, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के अंदर, स्पेशली हमारे एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर हम ज़्यादा क्रिप्टोकोकस जिनका जो होता है CD4 काउंट 100 से नीचे होता है। ट्यूबरकुलर के लिए वो एसिड फास्ट हम कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें पिछले दिनों में हमने ट्यूबरकुलर का एक पेशेंट ट्रीट किया है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस वही होता है कि यंग होता है एम्पिसिलिन प्लस सीफोटेक्साइम दे देंगे, एम्पिसिलिन लिस्टीरिया को कवर करने के लिए दे रहे होते हैं, सीफोटेक्साइम बाकी उस पर कर रही होती है, बाकी जो सब होंगे उसमें सेफ्ट्राक्सोन प्लस वेनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन इसलिए दे रहे होते हैं, मरसा शरसा नहीं होता इसमें, होता है आपका जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसके लिए दे रहे होते हैं। अगेन फिर वही होता है कि अगर अमीनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली हैं तो उस केस में साथ में फिर दोबारा एम्पिसिलिन ऐड होती है टू कवर लिस्टीरिया। ये वही सारी चीज़ें दोबारा से उसमें होता है कि डेक्सा स्टीरॉयड्स का रोल होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, हम जनरली इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ब्रेन एब्सेस नोकार्डिया की वजह से भी हो सकती है या डिफरेंट बग्स की टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से भी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं ब्रेन एब्सेस के। तो उसमें भी होता है कि डायरेक्ट एक्सटेंशन भी हो सकती है, जिस तरह फंगल ज़्यादातर जाके कर देते हैं, साइनस से शुरू करते हैं और ऊपर जाके मैंने आपको जिस तरह बताया था, या फिर मेटोजेनियस ब्लड से, लंग से, इधर से भी हो के स्पेशली जो एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अक्सर हम ब्रेन एब्सेस देखते हैं। तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है। माइक्रोबायोलॉजी वही पोली माइक्रोबियल, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस या इस किस्म के, डिपेंड करता है कि सोर्स कहाँ से है तो उसके मुताबिक आप कवर करते हैं। जनरली होते हैं इंसिजन ड्रेनेज होते हैं, इनके बारे में प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता, डिपेंडिंग कि इनकी कितने कहाँ पे हैं किस तरह है, इनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और फर्स्ट लाइन ये होता है कि इंसिजन ड्रेनेज जितना निकाल लिया जाए ना कोई इनका कम किया जाए। तो बाकी इन्होंने वही मैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं कि किस सर्टन सिनेरियोज के अंदर कि कहाँ पे अगर लंग एब्सेस है तो फिर आपने पेनिसिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल प्लस सल्फा ग्रुप, थोड़ा सा इनको स्पेशली कोट्रामॉक्सोजोल वगैरह आप नोकार्डिया वगैरह गुरु लोड करते हैं, और बाकी ये सारे वही डिफरेंट उसमें आप कवर कर रहे होते हैं। स्टीरॉयड सिर्फ होता है कि आईसीपी अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में आप दे रहे होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में आपको वो बस सिंपल प्रैक्टिस की चीज़ें बता दूं, राइट साइड राइट वॉल्व का हो सकता है या ट्राइकस वॉल्व का, या बाइकस मिट्रल वॉल्व होता है लेफ्ट साइड का। बाइकस में ज़्यादातर पोस्ट लंग लंग में इन्फेक्शन है इधर है तो उसमें आता है, और अगर ब्लड वाला जो होता है वो ज़्यादातर ट्राइकस के अंदर आता है, स्पेशली जो आईवी ड्रग यूज़र वगैरह होते हैं। बाइकस वाले को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्राइकस वाले को ट्रीट करना रिलेटिवली आसान होता है। इसमें जो दो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, मेजर होता है और माइनर। मेजर के अंदर वही होता है कि 2 सेट्स ऑफ ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ गए हैं, और दूसरा होता है कि साथ में आपको इको पे जो आप कहते हैं इको इसी जो एकोकार्डियोग्राम पे आपको मिल जाता है, उसमें होता है कि या तो टीटी होता है ट्रांसथोरेसिक को कहा जाता है, ये किया जाता है, या टी ट्रांसउसोफेजियल। ट्रांसउसोफेजियल थोड़ा सा जिस तरह कह सकते हैं कि उसोफेगस से जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रोसीजर है, मुश्किल है। टीटी जो आसान होता है लेकिन उस पर अगर मिल जाए, अदर सिम्टम्स के अंदर वही होता है कि पेशेंट को फीवर हो रहा है या पेशेंट को बाकी सारी सिम्टम्स को फिर उसमें करके वो कर रहे होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है इसका जनरली प्रोलॉन्ग होता है, स्पेशली क्योंकि वेजिटेशन हुई होती है, वेजिटेशन फाइब्रिन और सारा कुछ होता है, तो उसकी वजह से ना एंटीबायोटिक्स इतना अच्छा काम नहीं कर सकती हैं। तो जनरली हम कॉम्बो की तरफ जाते हैं और उसमें भी फिर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये सारा टेबल आपने रिव्यू कर लेना है, इसमें आपको सारी वो चीज़ें आइडिया हो जाएगा, इसमें मैं ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। बस इसमें ये जाएगा हैकिंग ग्रुप जो होता है, इसमें ये होता है कि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं और बाज़ औक़ात ब्लड कल्चर्स में नहीं आते और बड़ा प्रोलॉन्ग टाइम लेते हैं ग्रो करने में, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को ऐड किया जाता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए, स्पेशली जो ज़्यादा उसमें जेंटामाइसिन का ही आपको मिलेगा, जेंटामाइसिन की ज़्यादा स्टडीज हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए, और उसमें भी Q8 आवरली डोजिंग हम यूज़ करते हैं
स्टेफलोकोकस के केस में अगर तो प्रोस्थेसिस मौजूद है तो फिर रिफेम्पिसिन का साथ में देने का एडवांटेज, अगर प्रोस्थेसिस नहीं है तो फिर ऐसा रिफेम्पिसिन का कोई एडवांटेज नहीं है। एंटीरोकोकस में वही होता है कि आपने VRE वगैरह या VSE या किस किस्म का उसके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट आपने करनी है। ज़्यादातर इफिकैलिस होता है। प्रोफिलैक्सिस का आपको भी है कि सर्टन सिनेरियोज के अंदर आपने किन किन सिनेरियो में डेंटल प्रोसीजर इस किस्म की चीज़ें उसमें आपको प्रोफिलैक्सिस देना पड़ता है, तो उसकी क्या ज़रूरत है ये आप इजीली उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादातर वही होता है कि आप स्टैफ या स्ट्रैप को कवर कर रहे होते हैं जो प्रोफिलैक्सिस आपके होते हैं। पेरिटोनाइटिस जो होता है इंट्राअबडोमिनल इन्फेक्शन होती है। पेरिटोनाइटिस के अंदर बस प्राइमरी होती है स्पॉन्टेनियस इडियोपैथिक, सेकेंडरी होती है कोई डैमेज इस किस्म का हुआ है। आप एक चीज याद रखें कि आपकी गट के अंदर एंटीरोबैक्टीरियसी पड़ी है जिसके अंदर ग्राम नेगेटिव्स भी हैं, एंटीरोकोकस वगैरह भी पड़े हुए हैं, बैक्टीरियोइड्स वगैरह एनारोब्स भी पड़े हैं, आपकी यीस्ट भी पड़ी हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप इन सारे कोशिश करते हैं कि जब भी आपको लग रहा हो कि पेरिटोनाइटिस है तो आप इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी वही सारे आपको बग्स की लोकेशन और ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, उसके मुताबिक इसकी होती है। सिफॉक्सिटिन जो होती है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एनरोब्स इस तरह, अदर दैन बाकी सारे जितने भी हैं सेफेजोलिन सेफ्यूरोक्साइन सेफ्ट्राक्सोन, इनके साथ आपने एनरोबिक कवर के लिए मेट्रोनिडाजोल देनी होती है। अर्टापेनम एनरोब्स को कवर करती है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का एनरोब्स को कवर करती है, सिप्रोलीवो एनरोब्स को कवर नहीं करती है, आपको साथ में मेट्रोनिडाजोल देनी पड़ेगी। टाइजीसाइक्लिन एनरोब्स को कवर करती है। हाई रिस्क में अपाची स्कोर है वो उसमें करना पड़ता है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपको फंगल कवर को भी देखना पड़ता है, स्पेशली कैंडिडा। कैंडिडा ये जो यीस्ट खमीर जो हम खाते हैं गट में है तो ठीक है, लेकिन अगर वही निकल के ब्लड में आ गए, स्पेशली जिस तरह हमारे कोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं या इसमें पेरिटोनाइटिस के, तो उसमें ये करती है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, यार ये एक, आप जब एंटीबायोटिक स्टुअरशिप प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड के साथ सी डिफ इन्फेक्शन होती हैं। प्रोलॉन्ग जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे होते हैं उनको सी डिफ करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से स्फीयर ल्यूकोसाइटिस, स्फीयर डायरिया और बड़ा उस किस्म का होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है, पहले थी मेट्रोनिडाजोल लेकिन अब मेट्रोनिडाजोल नहीं, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। दूसरा ये होता है कि आपका जो बग पड़ा वो गट में पड़ा और वो निकल के सिस्टम में चली जाती है तो इतनी अच्छी नहीं रहती, तो इसलिए पर ओरल वेंकोमाइसिन फर्स्ट लाइन है, या फिर फिडॉक्सोमाइसिन होती है। 125 mg Q6 वाली वेंकोमाइसिन ही हम यूज़ करते हैं सीधे में, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें इस पर मिल जाता है। सर्टन सिनेरियो में हमें डोज एस्केलेट करनी पड़ती है या फिर प्रोलॉन्ग करनी पड़ती है। बाकी सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस वही होता है कि सर्जरी में आप वही होता है कि क्लीन है तो उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है आपको पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबॉडी, फिर क्लीन कंटेमिनेटेड होता है, फिर कंटेमिनेटेड होता है, फिर डर्टी होता है। तो उनकी मैनेजमेंट आपको बस थोड़ा सा ये आना चाहिए। डर्टी में होता है कि ट्रॉमेटिक ओल्ड वुंड्स होते हैं जिसमें परफोरेशन ये चीज़ें होती हैं, तो इनमें जो होता है इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है और इनमें ज़्यादा आपको क्लीनिंग की ज़्यादा प्रॉपर एंटीबायोटिक की होती है। तो ज़्यादातर सर्जरीज में हमारी भी जिस तरह गाइडलाइंस आप ज़्यादातर देखेंगे कि उसके ज़्यादातर जो सर्जरी तो जिसमें सिर्फ गट अगर इन्वॉल्व होगी तो फिर आपको एंटीरोबैक्टीरियसी का कवर देना है। बाकी जितनी सर्जरीज हैं उसमें ज़्यादातर सिफेजरिन काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है, और ज़्यादातर आपकी 85% सर्जरीज के केस में सिफेजरिन ही यूज़ होती है। और 2 ग्राम अगर पेशेंट को 125 से ऊपर वेट हो तो फिर उसमें डोज ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गट इन्वॉल्व हो गई है तो उस केस में फिर आप जनरली होता है कि एंटीरोबैक्टीरियसी का भी कवर ऐड करते हैं, लेकिन साथ में एनरोब का कवर भी लाजमी ऐड करते हैं। तो वो डिफरेंट सर्जरीज के अंदर ये सारा आपको चार्ट मिल जाएगा, कोई इसमें इतना ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। और बस रिपीट अगेन कर रहा हूँ कि सिफेजोलिन मस्ट है, उसके साथ बाकी ज़रूरत के मुताबिक एंटी, अगर मरसा भी है और प्रीवियस हिस्ट्री और आपको पता है वैंक ऐड की गई तो क्या सिफेजोलिन, हाँ सिफेजोलिन फिर भी देनी है। बस एक चीज़ अपनी पल्लू के साथ बांध लेंगे, सिफेजोलिन जो इन सर्जरीज में मस्ट यूज़ होगी, इवन अगर वैंक भी देनी है तो सिफेजरिन के साथ वैंक होगी, अलोन वैंक इसमें इंडिकेटेड नहीं होती है। तो क्वेश्चन आगे है, 72-year-old वुमेन है, हिस्ट्री ऑफ फिब्राइल आर्टरी फिब्रिलेशन, हाइपोटेंशन, राइट साइड टोटल हिप रिप्लेसमेंट 8 months earlier. She has no drug allergies. She present hospital with increasing pain or prosthetic hip over past month. Concerned about hip osteomyelitis, bone cultures are growing, methicillin sensitive staphylococcus aureus, has normal renal function, no drug allergies, which is best antibiotic. तो वैंकोमाइसिन क्यों देंगे जब MSSA है। नेफ्सलिन वैसे बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन नेफ्सलिन को थोड़ा सा देना और Q4 आवरली डोजिंग जो है ये एक मसला आपके लिए आ जाता है। डेप्टोमाइसिन भी क्यों दें, तो सिफेजरिन होगी 2 ग्राम Q8 आवरली प्लस रिफेम्पिसिन क्योंकि प्रोस्थेसिस मौजूद है, और ट्वाइस डेली
for weeks followed by long term oral antibiotics. कौन है शहजादा जिसने बी? वेरी गुड, बी ही इसका आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आगे भी आपको आएंगे, वो आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेने हैं। इसी तरह मेरा सर ये था कि मैं आपको ये बताने की कोशिश की कि इसमें आपको पॉइंट ढूंढने होते हैं कि पॉइंट क्या क्या है, उसके मुताबिक आप ये चीज़ें कर लेंगे। मैं बाकियों की तरफ नहीं जाता क्योंकि मेरा इस वक्त टाइम थोड़ा जा रहा है, मैंने मेडिसिन लानी है। तो मैं यहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन रैप अप करता हूँ, और हम आईडी के चैप्टर से एक बड़ा अच्छा हमने गो थ्रू कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ ना कुछ समझ आ गई होंगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी आ गई होंगी। ठीक है जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में चल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आंसर कर दूं। वेलकम 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 वेलकम। थोड़ा सा मैं असल में बेटी बीमार थी, उस वजह से ना मैं शायद मेंटली थोड़ा सा अपसेट रहा हूँ। असल में वाइफ भी नहीं है, और मैं अकेला आज बेबी सिटिंग कर रहा हूँ अपने 3 बच्चों के साथ। वो तो अबू बेचारे ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी है, लेकिन ये होता है कि मेंटली थोड़ा सा मैं उस वजह से ना इतना कुछ फोकस नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था इसको जल्दी रैप अप करूँ, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश यही थी कि आपको एक गो थ्रू सारा मैं दे दूँ, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी, बहुत वहाँ पे बहुत द बहुत ग्रेट भी शुक्रिया मौजूद रेहान है। भाई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, मैं अगेन आपका लेक्चर थैंक यू वेरी सुन रहा मच हूँ एवरीवन। और मैं, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो मैं जल्दी जल्दी आंसर कर दूं। जी रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसा करें, अपना कोई ईमेल क्वेश्चन आईडी जो है, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज अ, मैं जाने लगा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम अप हो रहा है, मैं थोड़ा सा जाके मेडिसिन पकड़ रहा हूँ बेटी की। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए प्रेजेंटेशन थोड़ा यूजफुल रही होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग तैयारी करें जितने ज़्यादा बोर्ड पाकिस्तान में है, ताकि पेशेंट केयर इम्प्रूव हो। और फोकस भी यही है कि आप लोग पॉजिटिव रोल अपना प्ले करें और पेशेंट केयर को इम्प्रूव करें। स्पेशली जो फार्मासिस्ट का रोल है हमारे लिए, है कि हमारे अक्सर ये कह रहा था कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करे। आप लोगों के पास जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, उतना फार्मेसी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गिविंग बैक टू फार्मेसी पाकिस्तान, के आपके फोरम के थ्रू हम अपना जो यंग जनरेशन है उसको, और जो हमारे बाकी कलीग्स हैं उनको अपने साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, मैं जा रहा हूँ। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। okay, thank you very much sir. Thank you very much all of the participants. Inshallah see you all on the Saturday. Thank you रेहान भाई once again. बहुत मसरूफियत से उन्होंने वक्त निकाला है और इट्स वेरी क्लियर. So I hope to see you all of you on the coming Saturday. Assalamu alaikum.